हम लोग स्पाइन सीधी करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल न जावे, वह शक्ति दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निकलो विकलो के सेवक बन संस्थान करे, जो है छुड़े हुए खुद कर जाए, वह शक्ति हमें दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध में सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य जावे, मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान जिस दे जन्म लिया बलिदान जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार हम जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, और वो आज की फैकल्टी हैं। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो संगठन की हमारे ट्रस्ट की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो हमारी संगठन की, हमारे ट्रस्ट की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में रश्मि गोयल मैडम उपस्थित हैं, जो हमारी यहाँ की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग एक्युप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से संबद्ध हैं। हम अपने 3 मनीषियों के ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। जो हमारे मनीषी हैं ब्रह्मवीर MP खेमका सर, दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन SS तराल सर। इन 3 मनीषियों से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा की शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा के रूप में, उसको हम आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं, ताकि इस विधा का लाभ सबको मिल सके। ये विधा जो कम खर्चीली है, इस विधा का लाभ अगर सबको मिलेगा तो शायद कहीं ना कहीं हमारे रोगग्रस्त मानवता को कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। तो इन्हीं के साथ हम आज शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा जी हैं। आज हम इसमें ट्रीटाइज 7 से
चैप्टर 5 शायद पढ़ाया जाएगा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और ओवर टू सुषमा ओझा मैम। Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ट्यूसडे को हमने आपको एक होमवर्क दिया था, टेबल था टेटाई 7 में पेज नंबर 64। इसको सब लोग ने पढ़ लिया? मेरी आवाज आ रही है ना अभी? आ रही है मैम। अच्छा, जो एक टेबल था ना, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जी मैम। डेफिशिएंसी ऑफ की, तो जी मैम, थोड़ा पढ़ रहा है। इसमें डेफिशिएंसी दिया गया है। किस किस की डेफिशिएंसी? लंग्स की, स्प्लीन की, किडनी, हार्ट एंड पेरिकार्डियम। देखिए सारे ये इन ऑर्गन हैं, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, सारे ये इन ऑर्गन हैं। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये इन ऑर्गन वो हैं जो हमने जन्म लिया जब से ये काम कर रहे हैं, और जब तक हम इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएंगे तब तक ये काम करते रहेंगे। तो अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो ये सारे लक्षण दिखते हैं। अगर लंग्स की डिफिशियंसी का कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्या दिखेगा? ब्रेथलेसनेस दिखेगा, वीक वॉइस दिखेगा, खांसी आएगी। इसका मतलब उसका लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है। और अगर क्लियर सिम्टम्स दिख रहा है तो टायर्डनेस और कम्प्लेक्शन जो है आपका चेहरे का थोड़ा सा धूमिल रहेगा। अगर हम पल्स नापेंगे तो एम्प्टी पल्स रहेगा। डिसलाइक्स कोल्ड, मतलब उसको ठंडा नहीं पसंद है। डे टाइम स्वेटिंग, माने दिन में भी उसको ये लगेगा, पसीना आएगा। और डिसलाइक्स टू स्पीक, माने किसी से बात करना नहीं चाहेगा। और कैचेज कोल्ड एंड कफ फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी उसको सर्दी जुकाम होता रहेगा, और कफ, खांसी। और अगर हम टंग के हिसाब से देखें, मतलब जीभ देखें, तो 1 या 2 आड़े क्रैक्स जीभ में दिखेंगे। और डेफिशिएंसी का रीजन क्या है? लिखा है माता या पिता के कभी टीबी हुई है, माता या पिता को कभी टीबी हुई है, उसके कारण लंग्स डेफिशिएंसी होती है। या बहुत ज्यादा इंसान झुक के काम करता है तो भी लंग्स डेफिशिएंसी होती है। या बहुत ज्यादा हमने एंटीबायोटिक खा लिया है तब भी लंग्स डेफिशिएंसी होती है। जरूरी नहीं कि एक ही कारण हो, कारण कई हो सकते हैं। या तो माता पिता को कभी टीबी रहा हो, या तो हम लंबे समय तक झुक के काम कर रहे हैं, या सर्दी या फ्लू से हमने एंटीबायोटिक खाया है, तो इसके कारण लंग्स में डेफिशिएंसी आ जाती है। तो ये जो पॉइंट है LU7, LU9, CV6, CV12, UB13, ST36, इस सारे पॉइंट्स को, ये 6 पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स बहुत ही मार्वलस है, मतलब बोलते हैं ना जैसे जादू का काम करते हैं। इवन हमने पिछले क्लास में बताया था कि किसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, इसका मतलब उसका लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब भी ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। कभी भी हम डेफिशिएंसी में पॉइंट्स लगाते हैं तो सिडेट नहीं करेंगे, टोन करेंगे। क्लियर है? अब स्प्लीन की डेफिशिएंसी, स्प्लीन के डेफिशिएंट कोई व्यक्ति आएगा तो क्या बोलेगा? मुझे भूख नहीं लग रही है। और क्या बताएगा? कि मेरे छाती में भारीपन है। और जब आप पूछेंगे आपको मोशन कैसे हो रहे हैं तो बताएगा लूज स्टूल्स। और हमेशा बोलेगा कि मुझे उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हो नहीं रहा है, उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है। और यहाँ भी दिखेगा टायर्डनेस, शैलो कॉम्प्लेक्शन, शैलो मतलब चेहरे पे रंगत नहीं दिखेगी। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, मतलब जैसे ही व्यक्ति खाना खाएगा बोलेगा मेरे पेट में भारीपन आ गया है। और हाथ पैरों में कमजोरी। ठीक है, देखिए स्प्लीन की डेफिशिएंसी और लंग्स की डेफिशिएंसी देखिए थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन स्प्लीन में क्या दिखेगा? नो एपेटाइट, यानी उसको भूख ही नहीं लगेगी। अगर जीभ खुलवा के उसका देखेंगे तो क्रैक दिखेगा, और थोड़ी जो साइड में जीभ है वो स्वेलिंग दिखेगी, और दांत के वो दिखेंगे, दाग दिखेंगे, दांत के वो इंप्रेशन दिखेंगे जीभ में। इसका मतलब उस पर स्प्लीन डेफिशिएंट है। और इसका कारण क्या है? जो कि आजकल नॉर्मल है, समय पर खाना ना खाना,
ज़्यादा मानसिक काम और ठंडा खाना खाना, कच्चा खाना खाना। और ये ज़्यादा बीमारी किसको हो रही है? स्टूडेंट्स को और बिजनेसमैन को। और या तो फिर कोई व्यक्ति नम स्थान में रहता है, मतलब वहाँ रह रहा है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वहीं पे स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या देंगे? SP3, SP6, ST36, CV12, UB20 और 21। यहाँ भी 6 पॉइंट हैं, इसको सारे पॉइंट को टोन करना है। अब किडनी की डेफिशिएंसी, अब किडनी की में क्या दिखेगा? बार बार यूरिन के लिए व्यक्ति जा रहा है और क्या बताएगा कि हमको पीछे साइड, बैक साइड में मुझे वीकनेस लग रही है, और लोअर बैक डिस्ट्रेस, मतलब हमेशा बोलेगा कि मुझे बैक साइड में, कमर के साइड में मुझे दर्द हो रहा है या वीकनेस लग रही है, मतलब भारीपन बताएगा। और इसका अदर सिम्टम्स क्या है? यूरिनेशन, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन, मतलब यूरिन तो हो गया है लेकिन वो रुक रुक के हो रहा है। और इनकंटिन्यूएंस ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन में इनकंटिन्यूएंस है, मतलब अच्छे से यूरिन नहीं हो रहा है। और यूरिनेशन एट नाइट, अगर बार बार रात में भी यूरिनेशन के लिए जा रहा है, इसका मतलब उसका किडनी डेफिशिएंट है। और अगर महिला है तो उसको यूट्रस प्रोलैप्स होगा और क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं किडनी डेफिशिएंसी के। अब कारण क्या दिया गया है कि महिलाओं में ज़्यादा बच्चे होना या एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये 2 कारण हैं जिससे हमारा किडनी डेफिशिएंट हो जाता है। तो पॉइंट K3, CV4, UB23, UB47, GV4, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हैं। पांचों पॉइंट को हमको टोन करना है, ठीक है। अब हार्ट की डेफिशिएंसी, अगेन हार्ट मतलब वही पैल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और मिड लाइन। अगर जीप देखेंगे तो मिड लाइन मतलब एकदम बीचों बीच ट्रैक दिखेगा। और यहाँ भी टायर्डनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ऑन एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज करता है तब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लग रहा है। और स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना। तो इसका कारण क्या दिया गया है? शरीर में कहीं भी ज़्यादा रक्त निकल जाए तो हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है। शरीर में कहीं से भी ज़्यादा रक्त निकल जाए तो हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है। और सैडनेस के कारण भी हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, कारण कोई भी हो, मतलब वो ऑफिस में काम कर रहा है या महिला है, वो दुखी है, तो उसके कारण भी हार्ट डेफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे H5, P6, CV6, CV17 और UB15, ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे, ठीक है। नो पेरिकार्डियम एज सच कोई ऑर्गन नहीं है, ये हार्ट का कवरिंग है, लेकिन इसको चाइनीज मेरेडियन ने एक ऑर्गन के रूप में पढ़ा है, क्योंकि बोलते हैं ना, जितना हम मजबूत थैला लेके जाएंगे बाहर तो उतनी अच्छी हम कोई भी सामान या सब्जी ला सकते हैं। तो वैसे ही हमारा हार्ट क्या है, एक अच्छे से आवरण में रखा होगा तो हार्ट हमारा अच्छे से काम करेगा। तो अगर पेरिकार्डियम में डेफिशिएंट हो गया है हमारा, तो हेडेक, हैवीनेस इन द हेडेक लगेगा, हैवीनेस लगेगा जैसे किसी ने कपड़े से पूरा सिर बांध दिया है। और यहाँ भी कमजोरी लगेगी, जब भाई सर में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो भारीपन तो लगेगा ही। लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, थकान लगना और छाती में भारीपन लगना। अब इसका कोई, इसमें पेरिकार्डियम में कोई टंग डायग्नोसिस नहीं दिया हुआ है। अब इसका कारण क्या है? कारण है शरीर में रक्त घट जाना या हाइपोग्लाइसीमिया, यानी हमारे शरीर में रक्त की कमी, ब्लड शुगर की कमी होना। तो इसके कारण हमारा पेरिकार्डियम डेफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ भी P6, GV25, GV26, liver 2, 3, K3, K7, SP4 और SP6 एंड GB41, इस सारे पॉइंट्स को हमको टोन करना है। हम लोग ऐसे पैथी में बैठे हैं कि ये बहुत ही
बोलते हैं ना डिवाइन थेरेपी है। इसको हम लोग सोचते हैं कि अरे क्या है एक्यूप्रेशर, अरे पॉइंट लगाना, नहीं, बहुत ही डिवाइन थेरेपी। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे यहाँ पे इतना बड़ा फोड़ा हो गया था, आज से 10 साल पहले की बात है। मुझे यहाँ फोड़ा हो गया था तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेट कराना होगा, लेकिन ये दाग रह जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ खाली डेटॉल से पोंछते रहती थी। यहाँ पे जो अपना करस्पॉन्डेंस था उस पे खाली मैं सेडेशन चक्र लगाती रहती थी। ना मुझे दर्द हुआ ना कुछ हुआ। हाँ, थोड़ा सा मवाद वगैरह आ रहा था, उसको मैं पोंछते जा रही थी। और आज के डेट में ना ऑपरेशन हुआ ना कुछ है, ना कोई दाग। अभी भी देखें कोई दाग नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारी जो थेरेपी है बहुत ही डिवाइन है। और जितना हम इस पे पढ़ेंगे, जितना हम इस पे काम करेंगे, उतना सटीक रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो इस बारे में? टेबल जो हमने पढ़ा भी, कोई क्वेश्चन आप लोग को है? कोई क्वेश्चन आप लोग कि आगे बढ़े हम लोग? हाँ, बोलिए। मैम, ये अभी जो आप टेबल बनाया है उसमें से 3 ऑर्गन्स में ही डिफिशिएंसी क्यों दिखा रहा है? हाँ हाँ, ज्यादा करके डेफिशिएंसी इन ऑर्गन में ही होता है, यांग में बहुत कम होता है। यस मैम। क्योंकि इन ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, जब हमने जन्म लिया और लगातार वो काम कर रहा है ना, कभी वो आराम तो करता नहीं है, तो इसलिए इसमें डेफिशिएंसी ज्यादा आ जाता है। ठीक है। तो लेकिन अगर मैम जैसे किडनी में डिफिशिएंसी बता रहा है, उसका पूरा रीजन बताया, सिम्टम भी बताया, लेकिन हाँ। जस्ट इसके साथ साथ यान ऑर्गन किडनी यूबी में अगर आता है हम्म तो उसका फिर सिम्टम कैसे किडनी के सिम्टम से ही रिलेटेड होगा, या नहीं, इसको कैसे यूबी के समझे? सिम्टम्स अलग आएंगे। यूबी के सिम्टम से बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होगा। यूबी का अगर मतलब प्रॉब्लम आएगा तो बार बार उसको इन्फेक्शन होगा, मतलब यूटीआई इन्फेक्शन होगा। तब हम किडनी का भी इलाज मतलब करेंगे और यूबी का भी इलाज करेंगे, दोनों इलाज करेंगे हम जो है। मेरे पूछने का मतलब ये था कि इस डिफिशियंसी, yin ऑर्गन की डिफिशियंसी से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, वो एक अलग हाँ, वो अलग अलग है। होगा। यूबी तो अलग हो गया ना, जैसे हम अलग हैं, आप अलग हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम अगर ट्रीटमेंट देंगे तो वो तो मुझे फायदा करेगा, आपको तो नहीं करेगा ना फायदा। तो वैसे ही अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे, और यूबी की प्रॉब्लम है तो यूबी का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये ठीक सारे है। ऑर्गन के डेफिशिएंसी के पॉइंट्स हैं सारे। उसके हाँ, सिम्टम अलग होंगे। यस ठीक है। यस सर। सिम्टम उसके यस अलग होंगे, हाँ मैम। उसके सिम्टम अलग होंगे, वो अलग दिया, वो आगे चैप्टर में है सब। आपके तो चैप्टर इसमें लीवर का नहीं है क्या? लीवर की डिफेंस है? लीवर का लिखा था लीवर ना आपने? लीवर डिफिशिएंट, लीवर में डिफिशियंसी नहीं होती है सर। लीवर इज लीवर डिफिशिएंट। लीवर इज ये नेवर। देखिए पेज नंबर, इस पेज पेज में दिया हुआ है, नंबर चाहिए, पेज नंबर लिखा है 63। लीवर डेफिशिएंट। लीवर इज नेवर डिफिशिएंट। कभी लीवर डेफिशिएंट नहीं होता है, वो थैंक यू हमेशा मैम। हमेशा हाइपर रहता है, महादेव की तरह। से महादेव भगवान है ना हमारे, तो ये हमारे शरीर का महादेव भगवान है ये। क्योंकि सारे जितनी भी हम टॉक्सिन्स खाते हैं, मतलब जैसे शराब लोग पीते हैं और मीट मच्छी खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं हम लोग, भाई दवाई खानी तो हमारी मजबूरी है, लेकिन ये क्या है, लीवर ये हमेशा हाइपर रहता है, कभी ये डेफिशिएंट नहीं होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, लीवर इज नेवर डेफिशिएंट। थैंक यू ठीक मैम। है, इसीलिए डेफिशिएंसी लीवर का नहीं दिया गया है। ठीक है, लीवर फायर रेजिंग होगा, लीवर की स्टैग्नेशन होगा, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होगा, लेकिन लीवर के की डेफिशिएंट नहीं होगा। लीवर की एनर्जी कभी डेफिशिएंट नहीं होगी। ब्लड हाँ, वही डेफिशिएंट, लीवर ब्लड डिफिशिएंसी तो होती है ना। लीवर ब्लड होगा। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का मतलब कि लीवर में ब्लड नहीं पहुंच रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है, लीवर की यानी एनर्जी। ये सारे ऑर्गन्स की एनर्जी डेफिशिएंट हो गई है, तब हम डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे। दोनों को एक में मिक्स मत करिए, ब्लड अलग है और की अलग है। क्लियर है? क्लियर जी मैडम, ठीक है। कि और क्लियर? क्लियर कि ऑल क्लियर?
नो नो ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। अब देखिए पेज नंबर 66 पे आइए। फेडिंग और सिंकिंग की, मतलब कि सिंकिंग मतलब डूब जाना। यहाँ पे तो खाली डेफिशिएंसी दिखाया था, अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी एकदम डूब गई, जैसे व्यक्ति पानी में डूब जाता है उसी तरह एनर्जी डूब गई है। तो जब डेफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो सिंकिंग की के रूप में दिखाई पड़ती है। तो सिंकिंग की में क्या करते हैं, हम टोन करते हैं और साथ में वहां हमें उस की को रेज भी करना, मतलब उसको उठाना भी है, रेज भी करना। जैसे कोई सामान अगर नीचे गिर गया है तो हमें उसको उठाना भी है। वो अपने आप, हम कोई जादूगर तो है नहीं कि हमने इसे जादू मारो अपने से ऊपर आ कर, नहीं, हमको उसको उठाना। उसी तरह अगर कोई हमारा ऑर्गन डेफिशिएंट हो गया है, सिंक हो रहा है, सिंक यानी डूब रहा है, तो वहां पे हमको उसका डेफिशिएंसी भी बढ़ाना है और उसको रेज भी करना है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसको लगा के हम उस सिंकिंग को बचा सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा पॉइंट है GV20। GV20 को कहा गया है 100 बीमारी और एक अनार, मतलब 100 बीमार और एक अनार। और GV20 अगर ओरिजिनल पे हम जाएं तो कहाँ दिखेगा GV20? ये हमारा कान है, कान के साइड से जाइए जहाँ पे पंडित जी लोग चोटी बांधते हैं, आपका अपना बंद कर लीजिए, लक्ष्मी मैम अपना बंद कर लीजिए, GV20 है। म्यूट कर लीजिए। GV20 को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जो सिंकिंग हो रहा है उसमें रेज होगा। और लिखा है कि नेवल, नेवल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं नेवल जो है, हम अपने जब अपनी माँ के गर्भ में थे तब इसी से हम खाना पीना अपनी माँ से पाते थे। उसके बाद जब हम बाहर आ गए फिर भी हम इनविजिबली अपने माँ से जुड़े हुए हैं। तो अगर हमको सिंकिंग हो रही है बॉडी में, मतलब कोई हमारा ऑर्गन सिंक भी हो रहा है, तो उसको तो डेफिशिएंसी का पॉइंट देना है, प्लस उसको रेज भी करना है। तो यहाँ पे ये 5-6 पॉइंट है जिसको हम टोन करके रेज करेंगे। कौन से पॉइंट है? CV4, CV6, CV12, ST25, GV1 एंड UB35। ये सारे पॉइंट को हम लगाएंगे। इसके अलावा जो हमने डेफिशिएंसी के पॉइंट यहाँ टेबल के रूप में दिया गया है, उसके अलावा अगर सिंकिंग के दिखेंगे तो इसको रेज करने के लिए हम ये सारे पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए सिंकिंग के लक्षण क्या हैं, कितने ढेर सारे लक्षण दिए गए हैं। टायर्डनेस लगना, ये मेंटल, सारे पॉइंट में हम टोन होंगे? हाँ दोनों हैं। नहीं, ये जो CV4, 6, 12, ST25, V1, हाँ UB, ये हाँ सारे टोन करना होगा। हाँ सारे, क्योंकि रेस करना है ना हमको वहां पे। हम्म। रेस का मतलब क्या है, बढ़ाना है हमको वहां पे, मतलब वो डूब गया है। तो डेफिशिएंसी के अलावा हमको ये सारे पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो दिखेगा क्या, जो कि आजकल कॉमन हो रहा है, मेंटल डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोलैप्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी, मतलब हार्निया हो गया, यूट्रस प्रोलैप्स, महिलाओं में यूट्रस प्रोलैप्स हो गया। प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, मतलब पेट छोड़ दिया है अपने स्थान से। प्रोलैप्स ऑफ एनस, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, प्रोलैप्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर का प्रोलैप्स हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसका पेशाब ही नहीं रुकता है, तब उनको क्या पहना, डायपर पहनाया जाता है उनको। फिर प्रोलैप्स ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन भी अपनी जगह पे नहीं है, उसका भी प्रोलैप्स हो गया है। एंड बेयरिंग डाउन सेसेशन, ऐसा लगता है कि सारे अंग नीचे की ओर लटक रहे हैं। हेमरॉइड यानी पाइल्स, वेरिकोज वेन्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब बार बार, मतलब जैसे पेशाब लग रहा है तो वो पेशाब रोक नहीं पा रहा, मतलब ऐसी जगह वो खड़ा है कि भाई वॉशरूम भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो पेशाब नहीं रोक पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम सिंकिंग के दिख रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे आज से 7-8 साल पहले वेरिकोज वेन्स हो गया था, पूरे मेरे थाइज में पूरे ऐसे गुच्छे दिख रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका आप ऑपरेशन करा लीजिए, आप ज्यादा देर खड़े मत होइए।
और मतलब वो पहन के स्टॉकिंग्स रखिए। अब बताइए, हम महिलाएं, हम लोग अगर खड़े नहीं होंगे तो काम कौन देखेगा? भले ठीक है हमने सर्वेंट्स लगा रखे हैं, लेकिन काम तो देखने के लिए उठना ही पड़ेगा हमको। और एकदम समझिए स्टॉकिंग्स पहनते थे और बोलते थे ऑपरेशन। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी। यही स्प्लीन की डेफिशिएंसी का मैंने पॉइंट लगाया और लगातार मैंने 6 महीने पॉइंट लगाया। आज की डेट में अगर कोई देखता है तो बोलता है आपको कभी वेरिकोज वेन्स था? कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई मैंने मेडिसिन नहीं लिया, मैं आराम से अपना चलती फिरती हूँ, वेरिकोज वेन्स मेरा ठीक हो गया। स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट इवन आपको वो हैं, क्या बोलते हैं, सिर में रूसी जैसा हो रहा है, मतलब खुजली हो रही है, कुछ इन्फेक्शन है सिर में, तो सिर्फ आप स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे। एक मार्वेलस पॉइंट है स्प्लीन की डेफिशिएंसी के। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि थिंकिंग की 2 प्रकार के हैं, एक स्प्लीन और एक किडनी। सिर्फ 2 ऑर्गन हमारे सिंक होते हैं। कौन से 2 ऑर्गन? स्प्लीन और किडनी। अब स्प्लीन सिंक होगा तो क्या होगा? पहले ये डेफिशिएंट होगा, मतलब पहले इसमें ताकत कम होगी, उसके बाद ये डूबने लगेगा। तो क्यों ये डेफिशिएंट से सिंकिंग की तरफ जाता है? क्योंकि ये लगातार डेफिशिएंट है और हमने ठीक से इलाज नहीं किया, देखा नहीं, तो डूब जाता है। तो क्या इसके लक्षण प्रकट होते हैं? सिंकिंग स्प्लीन के सारे प्रोलैप्स, जितने भी हमारे शरीर में प्रोलैप्स हैं, ये क्या बता रहे हैं कि हमारा स्प्लीन की सिंक हो गया है। जैसे प्रोलैप्स ऑफ एनस, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, वीक पल्स, हेमोरॉइड, वेरिकोज वेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये सारे सिम्टम्स दिखा रहे हैं कि स्प्लीन हमारा डूब रहा है, सिंक कर रहा है। तो ये पॉइंट सारे आपको टोन करने हैं। sp3 6, sp21 36, cv1 6 12, ub20 21, gv1 एंड gv20। ये सारे पॉइंट को हमको टोन करना। ये सारे क्या है? स्प्लीन सिंकिंग का दिखा रहा है कि स्प्लीन आपका पहले डेफिशिएंट हुआ, उसके बाद वो सिंक होने लगा, मैंने डूबने लगा। अब किडनी सिंकिंग क्या लक्षण दिखेंगे? लिखा है कि पहले किडनी हमारा डेफिशिएंट होगा और काफी देर तक डेफिशिएंट रहेगा, लेकिन हमने अगर उसका इलाज नहीं किया या नहीं देख पाए तो वो सिंक हो जाएगा। तो 2 लक्षण दिखेंगे। क्या है 2 लक्षण? यूरिनरी सिम्टम्स, यानी बार बार उसको यूटीआई इन्फेक्शन होगा, बार बार बताएगा कि मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। और सेक्सुअल सिम्टम्स, मतलब उस एरिया में प्रॉब्लम होने लगेगी। लीकेज होगा, ठीक है। लीकेज का मतलब होता है कि यूरिन अपने आप निकलने लग जाता है, अथवा वीर्य अपने आप बिना स्वप्न के निकल जा रहा है। तो पेशाब या वीर्य दोनों को रोक न पाने की क्षमता इसमें घट गई है। और इसी में अधिकांश लक्षण लोअर वार्मर, लोअर यानी जो हमारा नाभि है, नाभि के नीचे को लोअर वार्मर बोलते हैं, उसमें ये प्रकट होते हैं जब हमारा किडनी की सिंकिंग हो रहा है। तो लक्षण क्या आते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेस यूरिनेशन, पेशाब की धार कम हो रही है और पेशाब को रोक न पाना। तो देखिए स्प्लीन में अलग लक्षण दिखेंगे और किडनी में अलग लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारा बॉडी 3 विभाग में बटा है, अपर वार्मर, मिडल वार्मर एंड लोअर वार्मर। अपर मतलब सिर से लेके गले तक, मिडल वार्मर मतलब गले से लेके नाभि तक, और लोअर वार्मर मतलब नाभि से लेके नीचे तक। तो अगर किडनी सिंकिंग के प्रॉब्लम्स होंगी तो लोअर वार्मर में ही दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आप लोग को? जी यस मैम। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले सकते हैं आप। कोई अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं।
निर्भीक होके। कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। जी मैम। ठीक है, ये सारे क्या है, किडनी की सिंकिंग के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्सुअल सिम्टम्स दिए गए हैं। मेल में बिना स्वप्न के वीर प्रसूत हो जाना, शीघ्र पतन और स्पर्मिटोरिया यानी स्पर्म कम बन रहा है। और फीमेल में अगर प्रॉब्लम है तो यूट्रस प्रोलैप्स है और ल्यूकेरिया है और क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज है। देखिए मेल फीमेल में भी अलग अलग दिख रहा है सिंकिंग का, किडनी की सिंकिंग का। तो लिखा है कि अगर स्वप्न दोष हो तो इससे पता चलता है किडनी इन की डेफिशिएंसी होकर एम्प्टी फायर बढ़ गई। एम्प्टी फायर मतलब सिर्फ दिख रहा है कि फायर है लेकिन वो क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में किडनी इन डेफिशिएंसी का उपचार करना चाहिए, या अगर बिना स्वप्न आधे रात में सोए सोए वीरपात हो जाए तो यह बताता है कि किडनी की सिंक हो रही है। कितनी बड़ी बात है, मतलब किडनी आपकी सिंक मतलब उसमें एकदम ताकत खत्म हो गया है। तो लिखा है कि रात में इन की अधिकता होती है, क्योंकि नाइट को इन बोला गया है और डे को क्या बोला गया, यांग बोला गया है। तो रात में अगर यांग की सिंक करने लगती है तो रोगी को बार बार पेशाब लगती है। मतलब रात्रि को तो इन बोला गया है, लेकिन अगर रात में बार बार पेशाब व्यक्ति जा रहा है इसका मतलब उसका यांग की सिंक हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट हैं किडनी की सिंकिंग के। K3 UB23 47 जिंग जोंग एक्स्ट्रा पॉइंट है, CV4 एंड GV4। ठीक है, अब वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यांग डेफिशिएंसी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में 70% बॉडी फ्लूइड्स हैं, 70%। तो जब शरीर का काम क्या है, हम बोलते हैं कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए पूरा दिन और रात में। दिन में ज्यादा पानी पीना चाहिए, रात में कम पानी पीना चाहिए। तो अगर कहीं भी शरीर में रुकावट हो रहा है या हम ठंडी तासीर का भोजन कर रहे हैं या अनवरत ज्यादा खा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा यांग हार्ट यांग डेफिशिएंसी हो जाएगा और हार्ट यांग के कारण हमारा लंग्स भी डेफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल कोल्ड है वो हमको आक्रमण करेगा और किडनी हमारा डेफिशिएंट हो जाएगा। तो जो यूरिन को पूरी मात्रा में बाहर निकलना चाहिए वो क्या करेगा, रुकावट करेगा। तो क्या होगा, शरीर में सूजन होगा। कोई व्यक्ति को देखिए उसका चेहरा बहुत फूला रहता है, किसी को देखेंगे तो उसका पैर बहुत फूला रहता है, मतलब स्वेलिंग रहती है। तो ये किस कारण हो रहा है, ये कारण है इसका किडनी, हार्ट और लंग। ये ठीक से बॉडी में पानी का क्या बोलते हैं ना, एक प्रयोजन होता है ना, वो बाहर नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारण किडनी, हार्ट और लंग। तो लिखा है जब किडनी प्रभावित होगा तो क्या दिखेगा, पैर और टखनों में सूजन दिखेगा, पैर या पीठ में ठंड लगेगी, पेट में हमेशा तनाव रहेगा, कमर में नीचे दर्द होगा और पेशाब की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, किडनी में अगर प्रॉब्लम होगा तो पैर में, तो कभी भी अगर आप कोई व्यक्ति को देखें उसके पैर में सूजन है, इसका मतलब उसका किडनी यांग डेफिशिएंट हो रहा है। और जब हृदय में होगा ये डेफिशिएंसी तो अगेन पेल्पिटेशन यानी धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, हाथ पैर ठंडे रहना, इसका मतलब कि हार्ट में पानी आ गया, मतलब कार्डियोमेगाली बोलते हैं ना, अडेमा ऑफ हार्ट, यानी हार्ट में पानी आ गया है। और अगर फेफड़े में ये लक्षण दिख रहे हैं तो क्या दिखेगा, पतला बलगम निकलना, खांसी, अस्थमा, काम करने पर सांस फूलना, और प्लूरूसी और टीबी, फेफड़े में पानी भर जाना, फेफड़े में पानी भर जाना या टीबी। आज भी लोग टीबी के कारण मर रहे हैं क्योंकि लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने
कोरोना में क्या हुआ था, जब ये कोविड आया था तो क्या हुआ था, ज्यादा करके लंग्स इफेक्ट हो रहे थे, और लंग्स इफेक्ट हो रहे थे, लोग मर जा रहे थे। तो ये सारे क्या हैं, आपके लंग्स के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब पतला बलगम निकलना, खांसी, अस्थमा, काम करने पर सांस फूलना, प्लूरूसी या टीबी, या फेफड़े में पानी का भर जाना। तो यहाँ पे 3 तरह का ट्रीटमेंट दिया है कि खाली अगर किडनी इन्वॉल्व है तो ये पॉइंट लगाएंगे हम, और हार्ट भी इन्वॉल्व है तो ये सारे पॉइंट लगाएंगे, और फिर लंग्स भी इन्वॉल्व है तो ये सारे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, डेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे, सिडेट नहीं करेंगे, टोन करेंगे सारे पॉइंट को। पहले जो बुक्स थे उसमें टोन सिडेशन वाला नहीं था। खेमका जी छोटा सा देखे होंगे, स्टार मैग्नेट से पहले सर स्टार मैग्नेट लगवाते थे या मेथी लगवाते थे, ये बाद में टोन और सिडेट का प्रकरण आया, नहीं तो पहले हम लोग स्टार मैग्नेट यूज करते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। ठीक, इसमें आपको कुछ ना समझा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। मैम एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। हाँ हाँ एडी के पास मैम सूजन आ जाती है कभी कभी खड़े हाँ, होने से, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ये भी किडनी की डेफिशिएंसी का है? नहीं, एडी के पास अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये दिखा रहा है आपका कैल्शियम कम है, ये ज्यादा करके तो होता एडी है। के ऊपर जब खड़े होते हैं ना, मतलब खड़े होके जब ज्यादा वक्त तब सूजन रहती है, गड्ढा हाँ पड़ता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाती है। हाँ, तो ये पॉइंट आप लगा के देखिए, किडनी डेफिशिएंसी वाला लगा के देखिए, K7, SP6, SP9, ST28, ये सारे पॉइंट लगा के आप देखिए। ठीक है। लगा के देखिए, फिर हम लोग को बताइएगा। ठीक है, मैडम हील पेन के लिए क्या है वो करे, अगर हील पेन हो रहा है बहुत ज्यादा हिल चलने पेन में? का तो UB62 को सिडेट करिए, लिख लीजिए आप UB62। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ने बहुतों को दिया है ये वाला पॉइंट। UB62 सिडेट करिए, नहीं सिडेट करेंगे मेथी लगा दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एम्प्टी हीट राइजिंग ड्यू टू किडनी इन डेफिशिएंसी। एम्प्टी हीट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी हीट मतलब होता है कि जहां गर्मी होना है वहां गर्मी नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहा है आपको, महसूस करा रहा है कि वहां पे हीट है, लेकिन हीट नहीं है वो। तो अगर एम्प्टी हीट है, अगर वो बढ़ गई है तो क्या होगा, किडनी इन डेफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, लगातार अत्यधिक चिंता के कारण ये हमारा एम्प्टी हीट राइज कर जाता है। और कैसे क्या दिखता है ये, ब्लड इन यूरिन, रात में पसीना आना, और आफ्टरनून फीवर, यानी दोपहर में लगता है जैसे बुखार आ गया है। ठीक है, और रात में कई बार उठना, प्रातः बहुत जल्दी उठ जाना, लो ग्रेड फीवर, रेस्टलेसनेस, गला सूखा लग रहा है नाइट में, मतलब रात में, और रेडनेस ऑफ चीक बोन्स, मतलब जो हमारा चीक है उसके बोन्स में रेडनेस दिख रहा है, और शारीरिक द्रव्यों की कमी होना, और सूखा मल, और बहुत ज्यादा ड्रीम्स आना, और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। तो ये सारे कारण किसके हैं, एम्प्टी हीट राइजिंग ड्यू टू किडनी इन डेफिशिएंसी। जरूरी नहीं कि सारे लक्षण दिखें, अगर 2-4 लक्षण भी दिखते हैं इसका मतलब आपको ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सारे पॉइंट को क्या दिखाया है कि ये डेफिशिएंट है, तो ये हमको सारे पॉइंट को क्या करना है, टोन करना है। ठीक है, K2, K3, K6, K9, K10, H5, LU7, LU10, SP6 एंड CV4, सारे पॉइंट को हमको टोन करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? हीट समझ नहीं आया। कौन सा? एम्प्टी हीट राइजिंग। एम्प्टी हीट का मतलब होता है कि आप
पेज नंबर आप 33 पे आइए, ये पेज नंबर 33 पे आप आइए। यस मैम। इसमें क्या लिखा है? कंजम्पशन ऑफ इन आपका प्राइमरी है, तो आपका इन बन गया। लेकिन जब यही एबनॉर्मल डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? इन क्या करता है? हमारे यांग को बढ़ा देता है, तो इसी को अच्छा। एम्प्टी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा इन डेफिशिएंट हो गया तो उसके कारण क्या होगा? हमारा यांग एक्सेस हो गया, तो इसी यांग एक्सेस को एम्प्टी हीट बोलते हैं। ठीक है, ये अगर डिफिशिएंट हो गया तो यांग हाँ। इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, यांग एक्सेस हो गया, इंक्रीज नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। यिन कम होगा तो यांग ज्यादा हो जाएगा। हाँ, यांग ज्यादा होगा तो डेट इज कॉल्ड एक्सेस हीट, मतलब ये एम्प्टी हीट। थैंक यू मैम। इसमें यांग अपनी जगह पर रहेगा। अगर हाँ। कोई लेवलिंग इस लेवल पर है तो यांग अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन बाय द वे अगर इनकी कमी हो गई तो आपको लगेगा कि एक्सेस यांग है। वास्तव में यांग एक्सेस नहीं है, इन कम है, लेकिन इन कम उसकी वजह से गर्मी लगेगी, क्योंकि यांग गर्मी करेगी और इन ठंडक करेगी, तो उसको लगे एक्सेसिव गर्मी लगेगी। वास्तव में गर्मी नहीं होगी। गर्मी तब वास्तव में गर्मी कब होगी? जब ये यांग अपनी सीमाओं को क्रॉस कर जाए, केवल तभी होगी। लेकिन यांग ने सीमाओं को क्रॉस नहीं किया है, इन कम हो गई है, इससे आपको लगेगा दोपहर बाद कोई टेम्परेचर लगेगा, आपको लगेगा गर्मी बढ़ी हुई, लेकिन गर्मी वास्तव में रियल गर्मी नहीं बढ़ी है, जिसको बोलते हैं कि रियल हीट नहीं है बल्कि एम्प्टी हीट है। एम्प्टी तो हीट लगेगा आपको, एवरेज लगेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? देखिए, हम इसलिए बार बार क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहे हैं ना कि कोई आप लोग को क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। जी, कोलैप्स ऑफ की, कोलैप्स मतलब एकाएक हमारी एनर्जी गिर गई है, मतलब कम नहीं हुई है, एकदम जैसे हम लोग गिर जाते हैं चलते चलते, वैसे गिर गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हमारे ऑर्गन की 50% या उससे ज्यादा एनर्जी हमारी कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है, मतलब गिर जाता है। और ये क्या? इमरजेंसी कंडीशन है। और ये सिम्टम्स दिखते हैं इमरजेंसी कंडीशन के, जैसे रोगी बेहोश हो जा रहा है, पहले तो पसीना बहुत आ रहा है रोगी को, वो रोक नहीं पा रहा, मतलब वो लगातार पसीना आ रहा है। तो अगर पसीना न रुके तो रक्त की कमी हो जाती है और डिफेंसिव की कमी हो जाती है। डिफेंसिव की जैसे आप लोग ने पहले पढ़ा है कि डिफेंसिव की हमारे शरीर को बाहर के वातावरण से बचाती है, लेकिन अगर हमारा ऑर्गन में की जो है कि यानी एनर्जी 50% या उससे ज्यादा खत्म हो गया है तो यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, यानी इमरजेंसी कंडीशन आ गई है। अब कैसे दिखेगा? वो किस रूप में दिखेगी? रोगी को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और अगर पसीना नहीं रुक रहा है इसका मतलब उसको रक्त की कमी भी हो जाएगी और रोगी बेहोश भी हो सकता है। यहाँ भी दिया हुआ है कि कोलैप्स ऑफ की दो तरह के हैं, एक हार्ट यांग कोलैप्स और एक लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स। अब हार्ट यांग कोलैप्स हम कैसे पहचानेंगे? हार्ट यांग डेफिशिएंसी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट में कोलैप्स होने लगता है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, रोगी के होंठ नीले पड़ने लगते हैं, बहुत जोर सा पसीना आता है, कभी कभी रोगी कोमा में भी चला जाता है, हाथ पैर उसके ठंडे हो जाएंगे, धड़कन बढ़ जाएगी, सांस कमजोर या छिछली हो जाएगी। रोगी की जीभ, यानी उस समय अगर हम रोगी को बोले अपना जीभ निकालने के लिए तो वो जीभ ही नहीं निकाल पाएगा। बोलिए जीभ निकालिए, बस इससे ज्यादा वो निकाल ही नहीं पाए क्योंकि उसकी जीभ भी छोटी हो जाएगी और रोगी उसको बाहर भी नहीं निकाल पा रहा है। इसका मतलब वहां पे सीवियर कंडीशन है, यानी हार्ट यांग कोलैप्स। कोलैप्स यानी गिर जाना। और इसका कारण क्या है? अत्यधिक संभोग करने से, अत्यधिक काम करने से, या जीर्ण रोगों के, जीर्ण मतलब बहुत ही पुराना रोग है
उसके कारण हार्ट यांग कोलैप्स हो जाता है। ये जल्दी ये सब चीज होता नहीं है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कोई व्यक्ति दिन भर खाली काम कर रहा है, काम कर रहा है, आराम नहीं कर रहा है, तब वहां पे हार्ट यांग कोलैप्स हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, P6, CV4, CV6, 8, GV4, ST36, UB15, 23, GV14 एंड GV20। ये सारे पॉइंट को हम लोग टोन करेंगे। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो हमारा तो ये सुझाव है कि वहाँ पे आप मेथी दाना लगाइए, टोन सीडेट के चक्कर में मत पड़िए। ऑलरेडी उसका कम है एनर्जी और आपने यहाँ पे टोन करने लगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाए। तो यहाँ पे तो हम सोचते हैं या तो आप मेथी लगाइए या तो स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे दिन से आप टोनिफिकेशन वाला वो लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, टोन वाला ब्यूल मैग्नेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स, आपको पता है कि स्प्लीन है हमारे पास, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, हमारा पूरा गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक मतलब एक चक्रव्यूह बना हुआ है। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो गई तो हमारी की क्या करेगी, सिंक करेगी और इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन को कोलैप्स कर देगी। कौन से ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी पूरा ये गैस्ट्रो पार्ट है ना पूरा। लेकिन अगर इसमें ही सिंकिंग की प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन को कोलैप्स कर देगा, यानी धराशायी कर देगा। तो इसके लक्षण क्या दिखेंगे, एनएस बाहर आ जाएगा, बवासीर हो जाएगा, रोगी को डायरिया, जब उसको पूछिए बोले वो डायरिया ही रहता है। शौच के बाद बहुत थकान लगना, कमजोरी लगना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, भूख बंद हो जाना, और रोगी जो है गरम गरम चीज बोलेगा पीने के लिए, बोलेगा चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, मुझे गरम चीज पीना है, ठंडा चीज नहीं पीना है। और रोगी क्या करेगा, मेरी पेट की मालिश, मतलब वो कहेगा मेरी पेट की कोई मालिश कर दे। तो इसका मतलब वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स है, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी कोलैप्स मैंने एकदम गिर गया है, और इसीलिए शौच के कारण रोगी को कमजोरी लगती है। यही कारण है कि बहुत व्यक्ति आते हैं बोलते हैं कि हम लोग जब वॉशरूम जाते हैं उसके बाद निकल के आते हैं तो हम लोग को बहुत थकावट लगती है। इसका मतलब वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स हो गया है। तो अगर ये लक्षण कोई व्यक्ति लेके आता है तो ये पॉइंट है, SP3, ST25, ST36, CV6, GV20, UB20 एंड UB21। ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे कोलैप्स में, सिंकिंग में या डेफिशिएंसी में। कभी भी हम पॉइंट को सिडेट नहीं करेंगे, टोन करेंगे, ठीक है। ठीक, अब तो हमने क्या पढ़ा, सिंकिंग पढ़ा और कोलैप्स पढ़ा। अब स्टैग्नेशन ऑफ की, स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकावट। अगर कहीं भी एनर्जी में रुकावट हो गई है तो वहां पे स्टैग्नेशन दिखेगा। क्या दिखेगा स्टैग्नेशन में, डिस्टेंशन ऑफ हाइड्रोकॉन्ड्रियम, यानी पसली के नीचे तनाव दिखेगा, पेट के ऊपरी भाग में अफारा लगेगा, गले में तनाव लगेगा, पेट में अफारा होगा, पेट के नीचे भाग में अफारा लगेगा, और क्या लगेगा कि जो पेट में रोगी आके बताता है कि लग रहा है जैसे कुछ पेट में चल रहा है, मतलब वो स्थान बदलता, दर्द स्थान बदल रहा है। और क्या है, शरीर में जगह जगह गांठें दिखेंगी, पेट में मांस की गांठ दिखेगी, और क्या है, गांठ दिखेगी फिर विलुप्त हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। और मानसिक अवसाद यानी मेंटल डिप्रेशन, और निराशाजनक सोच यानी ग्लूमी फीलिंग, मतलब हमेशा व्यक्ति उदास उदास लगेगा। और मूड स्विंग्स यानी अभी वो खुश है, नाराज हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा, तो उसका क्या करेगा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मतलब मूड उसका बदल रहा है। तो हमारे प्रियंका जी बताते थे कि ज्यादा करके जो
डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति होते हैं वो अगस्त महीने में और सितंबर महीने में, ये दो ऐसा महीना खतरनाक है। इसमें ज्यादा करके जो ये होता है ना आत्महत्या वाले केस होते हैं, यही अगस्त और सितंबर में होते हैं ज्यादा करके। क्या? क्योंकि यहाँ पे सभी व्यक्ति थोड़ा बहुत तो डिप्रेस्ड है ही है, लेकिन उसी में से कोई उबर जाता है और कोई उबर नहीं पाता है, तो वो इतना कड़ा स्टेप ले लेता है, तो उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब लिखा है स्टैग्नेशन ऑफ की में पहला लिया है लीवर, तो हमेशा आप याद रखिए कि लीवर कभी हमारा एक्सेस नहीं होता, मतलब उसमें डेफिशिएंसी कभी नहीं होगा लीवर में। ठीक है, तो अब स्टैग्नेशन ऑफ लीवर, पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा लीवर अगर हमारा स्टैग्नेंट हो गया तो 5 प्रकार का लीवर की स्टैग्नेशन है, 5 प्रकार के हैं। तो उसमें क्या दिखेगा? हाइपोकॉन्ड्रियन, मतलब जो हमारा पसली है उसमें दर्द दिखेगा, और छाती में भी भारीपन दिखेगा, और रोगी को हिचकी भी आएगी। तो लीवर की स्टैग्नेशन से क्या दिख रहा है? डिप्रेशन, मेलानिया एंड मूड स्विंग्स। लीवर से बोला गया है कि लीवर का डायरेक्ट रिलेशन हमारे मूड स्विंग्स या हमारे मेंटल प्रॉब्लम से भी है। तो अगर लीवर हमारा स्टैग्नेंट हो गया तो वो फिर हमारे आमाशय को परेशान करेगा, और जब आमाशय परेशान होगा तो क्या क्या कारण होंगे? नोजिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगना, डकारे आना, एपिगैस्ट्रियम पेन होना। और जब लीवर स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब लीवर की स्टैग्नेंट हो जाएगा, तो फिर वो स्टमक के साथ साथ हमारे इंटेस्टाइन को भी वो करेगा, परेशान करेगा। जब इंटेस्टाइन हमारा परेशान होगा तो क्या होगी? पेट में क्या होगा? गुड़गुड़ाहट होगी। और जब ये स्प्लीन पे आक्रमण करेगा तो पतले दस्त होंगे। देखिए, लीवर अगर स्टैग्नेंट हो गया तो देखिए कहाँ कहाँ इफेक्ट दे रहा है। पहले तो आपके मूड को दे रहा है, मतलब आपका मूड स्विंग हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। जब स्टमक पे अटैक कर रहा है तो नोजिया, वॉमिटिंग, नो एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है, डकारे आ रही है। एपिगैस्ट्रियम मतलब आपका जो पेट का भाग है उसमें दर्द होना। अगर स्प्लीन पे या इंटेस्टाइन पे अटैक कर रहा है तो पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। अगर स्प्लीन पे अटैक कर रहा है तो पतले दस्त हो रहे हैं। अगर लीवर की गले में रुक गई तो क्या लगेगा? कि व्यक्ति को लगे कि गले में गांठ हो गई है। गांठ है नहीं, उसको फील होगा, और वो कहेगा कि मुझे कोई चीज निगलने में असुविधा होती है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके कारण हमेशा व्यक्ति दुखी रहेगा और मानसिक रूप से वो घायल रहेगा। तो अगर लीवर की स्टैग्नेंट हो गया, अगर लीवर की स्टैग्नेंट हो गया तो हमारे कंजम्पशन वेसल और चोंगमुख पर भी आक्रमण करेगा। तो क्या दिखेगा? अगर हमारे आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। अच्छा, तो अगर लीवर, लो फिर चला गया, क्या हो रहा है? नहीं, आ रही है, आवाज आ रही है आपके। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है, तो लीवर हमारा स्टैग्नेंट हो गया तो वो हमारे कंजम्पशन वेसल और चोंगमो पर भी आक्रमण कर देगा।
तो महिला है तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम दिखेंगे, पेनफुल पीरियड होगा, पेन इन ब्रेस्ट बिफोर पीरियड, इरेगुलर पीरियड। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स लेके आता है कोई व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, तो आपको सिर्फ ये 6 पॉइंट लगाने हैं, P6, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14 और GB34 और TW6। ये सारे पॉइंट को हमको सिडेट करने हैं, टोन नहीं करने, क्योंकि स्टैग्नेशन है, रुकावट है। तो उस रुकावट को अगर हम टोन कर देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो हमको सिडेट करना है, P6, लीवर 3, लीवर 13, 14, गॉल ब्लैडर 34 एंड TW6। क्लियर है? जी मैडम। क्लियर है ना? मैम ये पॉइंट्स पर कितने दिन, जैसे कभी कभी होता है ना, मूड ऐसे ही रहता है, कभी खुशी हो गई कभी गम हो गया, तो इसका मतलब ये लीवर की जो होती है ये स्टैग्नेशन ही होती है? नहीं नहीं, वो तो चीज अलग हो गई है। नहीं, कभी कभी मैम जैसे डिप्रेशन में, मतलब डिप्रेशन आ जाता है, होती नहीं है कोई बात, लेकिन डिप्रेस्ड हो गए हैं। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। अगर आपको डिप्रेशन जैसा लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट मिडल फिंगर के नाखून की चारों तरफ रेड कलर लगा लीजिए और राइट मिडल फिंगर के नाखून के चारों तरफ पिंक कलर, डार्क पिंक कलर लगा लीजिए, बस। राइट पे पिंक और लेफ्ट पे रेड कलर, रेड कलर। इसको लगा के रखिए, क्योंकि हम महिलाओं या कोई भी हो, XYZ, सबको आजकल सब डिप्रेशन में ही जी रहा है, कोई एकदम उससे नहीं जी रहा, सब डिप्रेशन में ही जी रहे हैं सब लोग। ठीक है। जो आजकल का जो वातावरण चल रहा है ना, वो डिप्रेशन वाला ही चल रहा है। और अगस्त सितंबर में ज्यादा ही कुछ डिप्रेशन बढ़ जाता है सबका जो है। ठीक है? हाँ, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लेफ्ट मिडल फिंगर के नाखून के चारों तरफ रेड कलर लगाना है और राइट मिडल फिंगर के नाखून के चारों तरफ डार्क पिंक कलर लगाना है, बस, कुछ नहीं करना है। ओके मैम, थैंक यू। तो ये था आपका लीवर की स्टैग्नेशन का था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टैग्नेशन, जैसे इस पेज में बताया गया, पेज नंबर 72 पे, कि अगर लीवर की स्टैग्नेंट होगा तो किसको किसको परेशान करेगा? इंटेस्टाइन को परेशान करेगा, स्प्लीन को परेशान करेगा, इवन जो गला है, गले में अवरोध भी पैदा करेगा। तो जब इंटेस्टाइन को परेशान करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो लीवर की अगर स्टैग्नेंट हो गया तो उसने क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन पे आक्रमण कर दिया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आक्रमण किया तो क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं? तलपेट में दर्द होना और पीछे तक, तलपेट यानी नीचे, पेल्विक एरिया, उसको बोलते हैं तलपेट। शुद्ध हिंदी में बात करें तो तलपेट बोलते हैं। पेट में गुड़गुड़ाहट, नीचे दुर्गंधित अधोर वायु निकलना यानी गैस पास होना, और अंडकोशों में दर्द होना, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित हुआ यानी स्टैग्नेंट हुआ है। तो ये सारे पॉइंट को हमको सिडेट करना है। लीवर 3, लीवर 13, GB34, ST27, 29, 39 और ST27, 29, 39 एंड SP6, ये सारे पॉइंट को हमको सिडेट करना है। ठीक है? क्लियर है? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आ रही। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये देखिए, स्टैग्नेंट अलग है, ऑब्स्ट्रक्शन अलग। स्टैग्नेंट मतलब रुक जाना, और ऑब्स्ट्रक्शन मतलब तो वही है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना। क्या मतलब? अगर लीवर की स्टैग्नेंट हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने, रुक जाएगा। तो क्या होगा? अपेंडिसाइटिस। कभी कभी आप सुनते हैं ना, किसी को अपेंडिसाइटिस का अचानक दर्द उठा है तो एक्यूट दर्द होगा। तो अगर अपेंडिसाइटिस का भी कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो ये पॉइंट लगाइए, ST25, 39, CV6, GB34, लीवर 3 एंड SP6। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको स्टेटाइज 2 में, एक्स्ट्रा पॉइंट का पूरा 2-3 पेज दिया, तो वहां पे ये पॉइंट है। ठीक है? ये सारे पॉइंट को हमको सिडेट करना है। ठीक है? नाउ
तो आपने क्या पढ़ा? डेफिशिएंसी पढ़ा। अब आप पढ़ रहे हैं सिंकिंग और उसके बाद स्टैग्नेशन, अब ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की। देखिए एनर्जी किस तरह अपना रूप बदल रही है। कॉन्ट्रावेक्शन मतलब मार्ग उल्लंघन, मतलब जिस मार्ग से चलना है वो मार्ग न छोड़ के उल्टे मार्ग से चलने लगा। ठीक है, जिस दिशा में जाना है, अब अगर हमको दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली वाला रोड पकड़ेंगे ना। अगर हम फरीदाबाद वाला रोड पकड़ेंगे तो क्या कभी दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये होता है कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की। यही तो मैम पढ़ाइए। हाँ, ये कल हम पढ़ाएंगे कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की। ठीक है, हाँ, कल कंट्रावेक्शन और ब्लड वाला, ब्लड डिजीज, हाँ हाँ, कल हम पढ़ाएंगे। तो ब्लड। क्लास हम समाप्त करें। जी जी मैम। ठीक है, तो कल फिर हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार। थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। हम लोग आज वात पित्त कफ, हम लोग का वो पूरा हो गया था और हम लोग वात पित्त कफ से शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे जो द्रव्य हैं उसमें 10 द्रव्य हैं और 5 पराभौतिक हैं, 5 भौतिक हैं, और उनके गुण, द्रव्य के गुण और कर्म कैसे हैं, समवाय विशेष पढ़ा, सामान्य विशेष और समवाय। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग जो दोष, जिनको दोष हम कह रहे हैं, वात पित्त कफ, क्योंकि इन्हीं के लिए कहा था आयुर्वेद ने कि वात पित्त कफ ही पूरे शरीर को धारण करते हैं। तो उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वाला है ये, क्योंकि इसी के आधार पर आयुर्वेद में माना गया था। हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी इन पॉइंट्स को हम महत्वपूर्ण मानते हैं सिद्धांत रूप से, और कैसे ट्रीटमेंट करना उसको देखते हैं। देखिए, तो इसमें कहा गया कि तत्र शरीरम नाम चेतना धिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही यदा ह्रस्मिन् शरीरे धातवो वैषम्य पद्यन्ते तथा क्लेशम विनाशम वा प्राप्नोति वैषम्य गमनम ही पुनर्धातूनां वृद्धिहास गमन कार्सेन प्रकृत्याचा। अब अर्थ समझिए, इन्होंने कहा कि शरीर क्या है। तो हम लोग अभी बोले थे, पहले हम लोग तमाम उसके आयु की व्याख्या हम लोगों ने किया कि आयु में क्या होता है। 4, तो वो 4-5 की जिनकी बात हो रही थी, उनका चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट हो जाता है, और जो पंच महाभूतों का के विकार का समूहात्मक न होकर के संयोग वाही है, समूह के रूप में है और संयोग वाही है। तो ये क्या करता है, उसी को शरीर कहा गया है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि चेतना धातु क्यों अधिकार पूर्वक प्रवेश करता है। हम लोगों ने कहा था खाद्य चेतना श्रेष्ठा। हम लोगों ने कहा था कि आकाश वायु अग्नि जल के साथ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के साथ चेतना भी रहती है, तभी हम लोग पुरुष के रूप में उसको मानते हैं। और हम लोगों ने कहा था कि शरीर मन आत्मा, शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवितम, हम लोगों ने ये कहा था। तो इसका अर्थ क्या था कि, और उसको उसके पर्यायवाची में हम लोगों ने कई चीज कहा था, धारी है, जीवित है और नित्यज्ञ है, और एक और शब्द कहा था हम लोगों ने कि अनुबंध है। अब अनुबंध किसका है शरीर के साथ? शरीर के साथ आत्मा का अनुबंध। चेतना आत्मा है, तो चेतना अधिकार पूर्वक तो वहीं जाएंगे जहां पर कि हमको रहने का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हम यहाँ रहेंगे। तो वो चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट होता है, शरीर में प्रविष्ट होता है, लेकिन अधिकार पूर्वक जाता है।
क्योंकि उसके बिना जाए हुए चेतना नहीं आएगी और वो कोई भी आप काम नहीं कर पाएंगे। और ये क्या है, पंच महाभूत पृथ्वी आकाश वायु जल, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सबके विकार का अगर कोई इसमें परिवर्तन होते हैं तो ये उनको एक साथ लेकर चल रहा है, चाहे विकार हो और चाहे समभाव हो, कोई भाव हो, तो वो उसको लेके चल रहा है। और जो संयोग बाही है, कैसा है, हमारे शरीर में दोष भी है, हमारे शरीर में धातु भी है, हमारे शरीर में मल है, इन सब के सम्मिलित रूप से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो उनको संयोग बाही माने सभी को एक साथ लेके चलने वाला जो है उसको शरीर कहा गया। तो इसका मतलब चेतना होनी चाहिए शरीर में, नंबर 1। नंबर पंच महाभूत होने चाहिए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर उनका दोष और धातु और मल तीनों भी होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तब तक हमारे शरीर को काम करना मुश्किल होगा। और जब शरीर में धातुओं में विषमता आती है, विषमता माने दोनों में हमारा जो कहते हैं ना कि संतुलन नहीं होता है, तब शरीर कष्ट या विनाश को प्राप्त होता है। और अगर विषमता क्या है, धातु या तो घटेंगे या बढ़ेंगे, यानी बैलेंस हमारा कम होगा अधिक होगा। और अगर ये नहीं हुआ, अगर होता है मतलब कम होता है, जरूर होता है, अधिक बढ़ता है, तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, ये इसका अर्थ है। और फिर उन्होंने सेंटेंस कहा कि दोष धातु एवं मल मूलम ही शरीरम, यानी तीनों दोष और धातु और मल इस शरीर के मूल है, मतलब मूल माने आधार। अगर ये नहीं है, उत्पत्ति के कारण भी यही है, ये शरीर में होंगे, लेकिन यह इनको समवाही होना चाहिए। समवाही माने समभाव में होना चाहिए, विषम भाव में नहीं होना चाहिए। जहां जितनी आवश्यकता है उतनी हो, क्योंकि यह रहेंगे ही। अब उसे भी कहा कि धातु, अब देखिए तीन हो ना, एक दोष कह रहे हैं लोग, वात पित्त कफ, इनको दोष अभी कह रहे हैं, लेकिन दोष नहीं है, ये बल के रूप में। धातु क्या है, धातु भी रस रक्त वाले। मल, और मल क्या है, मल जो मलिन, उसका परिभाषा भी दी हुई है कि जो दूषंतीत दोषा, ये दोष माने जो ये वात पित्त कफ है, वात पित्त कफ तीन है। तो हुआ क्या कि जब भौतिक से पराभौतिक की यात्रा हुई, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से, तो इससे जब पराभौतिक की यात्रा हुई, तो उस पराभौतिक के और भौतिक से पराभौतिक की यात्रा के बीच में वात पित्त कफ तीन बलों का सृजन शरीर ने किया। अब कैसे किया, उन्होंने दो भौतिक पदार्थों को मिला दिया। वात में आकाश वायु मिला दिया, पित्त में जल और अग्नि मिला दिया, और कफ में जल और पृथ्वी को मिला दिया। तो इन दोनों के संयोग से एक बल की सृष्टि हुई, और ये शरीर में ये बल अपने आप प्रकट होते हैं। तो अगर ये दोष क्या है, अगर ये दोष तभी होंगे जब ये बल के रूप में नहीं होंगे, अगर समभाव में है। अगर समभाव में है माने दोनों बैलेंस फॉर्म में है, हिंदी में समझिए, इंग्लिश में, कि अगर बैलेंस फॉर्म में है तो ये दोष नहीं है, तब ये बल कहे जाते हैं। दोष केवल तभी होंगे जब, और कैसे, शरीर की धातुओं को, शरीर में धातु में शरीर में जो भी एलिमेंट है वो धातु है, कोई भी चीज है वो धातु है। तो वो जो धातु है जब उनको तभी प्रभावित करेंगे जब दोष के रूप में होंगे, यानी ये दोनों के बीच ये आपस में वात पित्त कफ बैलेंस नहीं होंगे। अगर बैलेंस फॉर्म में है तो उन धातुओं, उस शरीर की रक्षा करेंगे, धातु की रक्षा करेंगे। और अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं हुए तो इन्हीं धातुओं को नष्ट करेंगे, इन्हीं धातुओं को प्रभावित करेंगे, नष्ट करने की दिशा में, अच्छा नहीं करेंगे। तो ये दोष तब है जब ये समभाव में नहीं है, और जब समभाव में है तो ये बल कहलाते हैं। तीनों बल है, और ये बल हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और इसीलिए आगे पढ़िए, अब जो शरीरगत धातुओं को दूषित करे दोष कहते हैं। जब तक ये दूषित नहीं करेंगे ये दोष नहीं कहलाएंगे। ये बल तब है जब ये बैलेंस फॉर्म है, तो ये बल है, ये उनकी रक्षा करते हैं। और उनको शरीर से, दो शब्द हैं, एक बताया था आपको, शरीर और देह। एक शरीर है, शरीर को ये माना जा रहा है कि शरीर
जो नीचे की तरफ जा रहा है वो शरीर है, यानी जो जिसका क्षरण हो रहा शरीर है। लेकिन देह माने जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उत्तरोत्तर सब तरफ से वृद्धि हो रही है, शारीरिक और मानसिक, वह देह है। तो अगर ये दूषित नहीं करते हैं, अगर ये दूषित अवस्था में नहीं है, समभाव में है, तो ये बल है, और तब ये देह की रचना करते हैं, तब देह की रक्षा करते हैं। और अगर ये दूषित करते हैं तो ये शरीर को नष्ट करते हैं, शरीर को प्रभावित करते हैं। ठीक। दोष 3 है, वायु पित्तम कफश चोक्ता है, शारीरो दोष संग्रह। शरीर के दोष कौन है? वायु, पित्त और कफ। कफ च उक्ता, कफ च उक्ता माने कहा गया है। वायु पित्तम और कफ माने कफ, और च उक्ता है, जो जब हा के बाद चा लग गया तो शा, वो हा को शा में कन्वर्ट हो जाता है, तो कफश चोकता है, कफ च उक्ता है। शारीरो, शरीर के दो संग्रह है। मानसः पुनरुद्दिष्ट रजश्च तम एव च। मानसिक रोग कौन से हैं? पुनः उद्दिष्टो कहा गया, रज और तम उसके दोष है। मानस रोग 2 है, रज और तम। और शरीर के दोष कौन है? वात, पित्त, कफ। धातुओं क्या कहा? धारण धातु, जो शरीर को धारण करे धातु कहते हैं। वर्चुअली इसका जो है, जो शरीर को धातु है, माने जो शरीर को नहीं बल्कि देह को धारण करे वो धातु है। शरीर नहीं हो, देह को धारण करने, ये वो शरीर में धातुएं कौन है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 हैं, ये धातुएं हैं। और ये क्या है? इन्हीं की वजह से हमारे शरीर का चलन हो रहा, हमारा शरीर जीवित है। मलिनीकरणाम मलाह, जो अब मलिन कैसे मलिन करेंगे? अगर ये मल जो हमारा स्वेद है, 3 है, यूरिन है, स्टूल है और स्वेट है, तो ये तीनों क्या करते हैं? अगर इस समय से अधिक रुक जाएंगे, जिसमें निकलना है उसमें निकलेंगे नहीं, तो ये शरीर को मलिन करेंगे, और नहीं तो ये शरीर को धारण करेंगे। क्योंकि धातुएं सब है, ये भी धातुएं हैं, ये भी धातुओं में आती है। लेकिन ये जब मल के रूप में ये है कि ये जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन में कुछ तो हमारे तत्व अच्छे तत्व थे, और कुछ हमारे बाय प्रोडक्ट बने, और कुछ ऐसे हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हुआ, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट तो उसका अवश्यम भावी है, वो तो होना ही है, किसी फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, तो ये उत्पादित हुआ। लेकिन अगर ये रुका रह गया तो ये शरीर को मलिन करेगा। लेकिन अगर ये समय से निकल गया तो ये शरीर की रक्षा करेगा। दोष धातु मल शरीर के मूल है। ठीक है, तो वही इसका अर्थ है कि ये सबको, सारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इनके बीच में एक रिलेशनशिप, एक स्वस्थ रिलेशनशिप होना जरूरी है। और ये अगर ऐसा होता है, समभाव में है, यानी बैलेंस फॉर्म में है, तो ये आपकी रक्षा करते हैं। अदरवाइज अब उसमें जो है 3 है हमारे शरीर में, आप देखिए 3 वात, पित्त, कफ है। तो हमारे ऊपर से देखिए, ऊपर गर्दन से डायफ्राम तक जो है, पहले वाले में देखिए, और पूरा ऊपर वाला कफ का हो गया, चेस्ट तक का एरिया कफ का हो गया, उसके पित्त का हो गया, और नीचे वाला एरिया वात का हो गया। तो ऐसे ही शरीर में है। तो और ऐसे में आप देखिए, हम लोग उंगली जो करते हैं ना, तो हमारा ऊपर वाली उंगली कफ, फिर पित्त, फिर वात, ऐसे होती है ना। तो वही यही शरीर का वो है, ऐसे शरीर है। तो ऊपर यहाँ कफ, यहाँ पित्त, यहाँ वात, वैसे ही है। तो ऊपर वाला जो एरिया है, उंगलियां हम लोग ऐसे रखते हैं, ये वाला हमारा कफ का है, ये पित्त का, ये वात का, ऐसे भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि कैसे, जैसे चंद्रमा, अब ये उनका जो रिसर्च वर्क है वो था, यहाँ का नहीं, चरक, चंद्रमा विसर्ग काल, चंद्रमा को कहा इन्होंने विसर्ग करो, क्रिएटिंग पावर। कहते हैं कि चंद्रमा क्रिएट कर रही है, सूर्य क्या कर रही है? एसिमिलेटिंग पावर, मतलब कैटाबॉलिज्म कर रही है, और वायु क्या कर रही है? डिफ्यूज कर रही है, उड़ा देती है ना। तो 3 पावर वहां पर है, ब्रह्मांड में 3 पावर है। क्या है? वन इज क्रिएटिंग पावर, चंद्रमा, वन इज एसिमिलेटिंग पावर, जो उसको कैटाबॉलिज्म तोड़ दे, ब्रेक कर दे रही है, और वायु क्या कर रही है? डिफ्यूज कर रही है। वैसे हमारे यहाँ क्या है शरीर में, देखिए अपने शरीर में देखिए, एनेबलिंग पावर कौन है? हमारा करता कफ,
एनेबिलिंग फंक्शन, मतलब दोनों को जोड़ता है। संयोग वाला काम कफ करता है। पित्त क्या करता है? कैटाबोलिक फंक्शन करता है, जो सूर्य कर रहा है। तो चंद्रमा का काम वो कफ कर रहा है और सूर्य का काम कर रहा है हमारा कैटाबोलिक फंक्शन, पित्त कर रहा है। और वात कर्म कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो वात कर रहा है। तो 3 फंक्शन हुए ना हमारे यहाँ। तो वही फंक्शन की एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और तीसरा नर्वस फंक्शन। तो तीनों को ये तीनों जैसे शरीर को धारण करते हैं, वैसे ही वो प्रकृति को धारण करने वाले कौन है? चंद्रमा, सूर्य और वायु। तो वही हम लोगों ने कहा था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे, और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। शरीर में वैसे ही है, वैसे ही ब्रह्मांड में है। तो अब हम लोगों ने ये सेंटेंस पहले पढ़ा था कि शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन्हीं से सुख भी तो मिलता है। अगर ये रोग के आश्रय है, शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय है। अगर मन हमारा परेशान है तो शरीर परेशान है, और शरीर परेशान है तो मन परेशान है। दोनों रोग के आश्रय है। लेकिन इसी शरीर से तो हम आरोग्य भी तो, जो हम हेल्दी भी तो होते हैं, और अगर हेल्दी होते हैं तो इसी शरीर से हम सुख भी तो लेते हैं। तो दोनों का वही है, सुख के भी आश्रय है। जहां भाव है वहां अभाव भी है। तो अब मन को प्रभावित करने वाले 2 हैं, सत्व रज। मन के 3 गुण हैं, सत्व रजतम। तो सत्व क्वालिफाइंग है, इसलिए वो कोई अवगुण नहीं है। रज और तम इसके दुर्गुण हैं, जो मन को प्रभावित करते हैं। इनको ही जीतना होता है, और तभी सत्व जब गुण आ जाता है तो फिर ये क्वालिफाइंग मार्क्स में मोक्ष की तरफ चला जाता है। ठीक, ये केवल उसका वो है, उसी को उन्होंने कह दिया है। मोक्ष की परिभाषा उन्होंने कह दिया, देखिए कि रजोगुण और तमोगुण जब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और इस 2 जन्म, एक प्रारब्ध हुआ। प्रारब्ध कर्म माने जो पहले पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म थे, उनका भी हमको जो भोगना है फल, वो इस जन्म में अगर रह गया उस जन्म में, तो इस जन्म में भोगना है। अगर इस जन्म में हमने भोगा और इस जन्म में अच्छे कर्म कर लिए तो पुराने वाला भोग दिया, और यहाँ कभी ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि जिसमें हमको भोगना पड़े, तो हम सतोगुण में आ गए। और अगर नहीं, मान लीजिए ऐसा नहीं कर पाए, तो फिर चिरकालिक रजोगुण और तमोगुण के बंधन में हमारी आत्मा लगातार लगी रही, और वो तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेगी जब तक कि वो सत्य गुण को प्राप्त नहीं करेगी। ये उनका अर्थ है। तो वही उन्होंने मोक्ष परिभाषा किया कि मोक्ष परिभाषा के लिए सत्वगुण का होना क्वालिफाइंग लिमिट है। अगर वो नहीं करेंगे तो आप उसके लिए पात्र ही नहीं हो पाएंगे। आप ये तमोगुण और रजोगुण को पहले समाप्त करेंगे, तब सत्वगुण आएगा। सत्वगुण आने के बाद मोक्ष की बात आप सोचिए। कर्म के प्रकार में कहा कि जो पहले आपका जो है पुराने जन्म के वो है, उनको हम प्रारब्ध कहते हैं, उनको दैव कर्म भी कह सकते हैं। और जो हम लोग आज करते हैं वो पुरुषार्थ है हमारा। ठीक, जो हम आज कर रहे हैं, जो इस जन्म में कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ है। तो हमको प्रारब्ध का अर्थ हुआ कि जो ईश्वर ने दिया हमको, जो पुराने जन्म से मिला और माता पिता के माध्यम से वो आया, वो हमारा दैव कर्म हुआ, वो प्रारब्ध हुआ और हमारा पुरुषार्थ। तो हमको पुरुषार्थ को ठीक करना है। प्रारब्ध तो हम कर चुके, उसका हमको फल भोगना है। लेकिन पुरुषार्थ अगर हम अच्छा करते हैं, इसीलिए कहा गया है, वहां भी चाइनीज में भी कहा, उन्होंने कहा कि जो एनर्जी जीवन सत्व मिल रहा है, वह जीवन सत्व आपकी पुरुषार्थ से, आपके इस जन्म के कर्मों से परिष्कृत होता रहता है, परिमार्जित होता रहता है, मांझता रहता है। जिससे आप मांझते हैं ना बर्तनों को, तो बर्तन को मांझने से सफेद बढ़िया चमक जाता है। वैसा ही अगर मन को, शरीर को और मन को, दोनों को आप साफ करते रहेंगे अपने पुरुषार्थ कर्मों द्वारा, तो निश्चित रूप से आपको सत्य की प्राप्ति होगी, जो आगे मोक्ष की होगी। अब उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मानसिक दोषों में क्या कहा? ये है रज और तम मानस दोष है। और क्या विकृतियां हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, मान, मद, शोक, मानसिक घबराहट, भय और हर्ष, ये सब उसी के हैं, ये कामनाएं हैं। ठीक है, तो इन कामनाओं को ही नष्ट करने की बात कही है। ये कहा कि मन के रोगों के लिए कहा गया। इसीलिए जो मैडम कह रही थी कि मानसिक रोग अधिक हो रहे हैं, उनका कारण यही है, क्योंकि मानसिक रोगों में क्या है, हमारे अंदर ये बढ़ता जा रहा है और साम्यावस्था आ नहीं रही है। इसलिए हमारे सब या तो शोक करेंगे,
या बहुत मोह करेंगे या लोभ करेंगे, बहुत पैसा हो जाए, बहुत रुपया हो जाए, दूसरे को देख करके ईर्ष्या करेंगे। ईर्ष्या से कुछ नहीं होता, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता जिसके प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, आप ही ये बिगड़ता है। आपके हार्ट की घबराहट होती है और मनोभाव का नियंत्रक हार्ट है चाइनीज, इसलिए वो प्रभावित होता है, वो आपको प्रभावित करेगा। अब हम लोग, अब उन्होंने कहा कि अब शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा में क्या होता है, तो शरीर संबंधी हम लोग जो ये दवाइयां हैं, औषध हैं, इनसे हम लोग शांत होते हैं। और मन के रोग कैसे होते हैं? मन संबंधी दोष होते हैं, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, ये सब जो है। आप योगासन करते हैं तो आप 2 मिनट के लिए मौन रहते हैं और कहते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उससे ठीक होता है। तो जो मानस रोग है, अगर हम लोग अपने घरों में ये शुरू कर दें कि 5-7 मिनट का हम लोग केवल मेडिटेशन करेंगे, तो उससे बहुत चीज, क्योंकि यही मन को शांत करने के लिए यही सब है। अच्छी बात है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य धारण करना। अचानक अधैर्य मत करिए, ठीक है, जो चीज समय से आ रही है वो होनी है। ऐसा नहीं है कि हम बिना 6 महीने पढ़े हुए कॉलेज तुरंत जो है सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 कर लेंगे। पहले हमको पढ़ना पड़ेगा और वो समय से आएगा, एग्जाम होगा, उसके बाद सेमेस्टर हो जाएंगे। आज ही सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पूरा नहीं हो सकता, तो वही कहा गया है उनको धैर्य रखिए। धैर्य सब कामों में। आप गए कहीं, लाइन लगी हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका समय आएगा, आप पहुंचे हैं, उसके पहले 10 लोग हैं, 11वां नंबर आएगा, अपने आप होगा, ठीक। बात दोष, तो दोषों का देखिए, कोई भी दोष, जो भी दोष आप पढ़े हुए हैं, ये बल है, ये हर जगह मौजूद है, लेकिन बस ये है कि इनकी किस स्थान पर है, विशेष रूप से उनको केवल बताया गया। ऐसा नहीं कि शरीर में वात दोष को एक जगह बैठा हुआ हो और कहे भाई हम इसी जगह जाएंगे। मेन वो जगह है, क्योंकि हमारा शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। ऐसा नहीं है कि इस किसी अंग में जो है वात न हो, पित्त न हो, कफ न हो, या किसी में जो है अग्नि न हो, किसी, ये सब सारी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन उसका डिफरेंट हो सकता है। तो उसी तरह वात बल जो है, दोष मत मानिए, बल मानिए, बैलेंस फॉर्म मानिए कि वात बल जो है वो सब जगह है, केवल क्रियाशीलता कहीं कहीं पर अधिक है, उनका जिक्र ही करते हैं। तो उनका जिन स्थानों पर ये क्रियाशीलता है उनको बताया उन्होंने कि यूरिनरी ब्लैडर, यूबी, लार्ज इंटेस्टाइन, पेल्विक रीजन, जो जहां पर कमर से नीचे, कंधे, पैर, अस्थियां, कौन जगह है ये देखिए, कंधा वगैरह क्या हुआ, जहां पर जोड़ है, जहां पर जोड़ है, पैर है, अस्थियां हैं, जहां पर जोड़ है उन जगहों पर कहा। पेल्विक रीजन में भी जोड़ है, वहां कहा। और लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहीं पर सारा खाना पच रहा, तो मेटाबॉलिक और रिएक्शन होते रहते हैं उन्हीं की वजह से। और यूबी में ब्लैडर है, और ब्लैडर में पानी भर जाता, वो यूरिन भर जाता है, खाली भी रहता है, तो वात दोष जो है वहां पर होते हैं कारणों। अब इसको उन्होंने कहा कि वागति गंधनयोग, वायु गति वाचक है। वायु का मतलब है गति। अब गति हम लोगों ने पढ़ा था, ज्ञान है, गमन है, प्राप्ति, 3 है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान है, गमन है। तो गमन भी मूवमेंट है, और जब गमन होगा तो यहां से हटेगा तो यहाँ प्राप्ति होगी। तो एक जगह से गमन होगा, दूसरी की प्राप्ति होगी। ये तो हमारा समझ, एक जगह हम यहाँ संयोग, अगर यहाँ से वियोग हुआ नीचे से तो यहाँ संयोग होगा, अगर यहाँ से वियोग हुआ तो यहाँ संयोग होगा। उसी रूप में गमन और प्राप्ति एक साथ जुड़ी हुई। और गति का ये भी अर्थ है ज्ञान, मतलब ज्ञान के माध्यम से आप जो है, आप विज्ञान के माध्यम से तो आप गति कर रहे हैं, मानसिक गति तो उसी से हो रही है, तो इसलिए ज्ञान भी उसी की श्रेणी में रखा गया है। तो तीनों का यही है, ठीक। प्रकृति में स्थित, अब देखिए प्रकृति की बात कर रहे हैं अभी हम, ब्रह्मांड की। भूमंडल को धारण, वायु इस संसार को धारण करता है, भूमंडल को धारण कर रहा है पूरा, अग्नि को जला देगा, सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रहों को निरंतर गति में रखता है, मेघों को बनाता है, बीजों में अंकुरण लाता है, प्राकृतिक कार्यों का संपादन करता है। अब आप इससे समझिए कि जब अगर आप समझ रहे हो तो जो यहाँ ये काम यहाँ कर रहा है ब्रह्मांड में, वही काम ये कहीं ना कहीं शरीर में करेगा। तो जहां जैसे कर रहा है वहां अग्नि को जला दे रहा है, सूर्य चंद्र को सबको कर रहा है, यानी कोई भी जो फंक्शन ऑर्गन उसको अपने शरीर में जो भी मूवमेंट कराएगा यही कराएगा। बस ये समझिए, जो प्रकृति में है, जो ब्रह्मांड में है, वही आपके अंदर है। तो इसलिए वही है।
शरीर के अंदर प्रत्येक प्रकार की चेष्टाएं गतियां जो भी होंगी, उसने कहा ना बीजों में अंकुर उत्पादन करना, तो यानी ये भी अब समझ रहे हैं ना, बीजों में यहाँ वहां का सृष्टि है, वहां सृष्टि अंकुर का उत्पादन करना, यहाँ क्या है, अंकुरण है, गर्भाधान। ठीक, तो यहाँ सारी चीजें वही बिल्कुल वही वैसे वैसे रखते चाहिए। इसीलिए वो यावंतो ही लोके का अर्थ इसीलिए बताया गया था कि जैसे जैसे आप समझिए कि जो चीज वहां हो रही है और जो जो बल वहां कुछ कर रहा है वही बल यहाँ भी यही कर रहा है। बात के सामान्य गुणों में देखिए, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म, वो हम लोगों ने पढ़ा था इसको, तो वो खैर पढ़ चुके हैं, तो केवल आप समझ लीजिए कि क्या है। तो ये देखिए बात में कौन से कर, बात में क्या होगा, जो बात में प्रभावशाली कौन है, बात में मूवमेंट किसका है, वायु का, और आकाश जो है बहुत स्थिर है, तो आकाश और वायु के संगठन को बात कह रहे हैं हम लोग। तो वायु जो प्रभावशाली होगा उसी के लक्षण अधिक दिखेंगे, उसी के लक्षण दिखेंगे। इसलिए जब कभी बात में होगा तो बात में स्पेशली अगर एक और दो दोनों को आपने सेपरेट कर दिया तो भी आपकी बात बन गई, एक को टोन कर दिया, दो को सिलेक्ट कर दिया तो भी बात बन गई नंबर 1, क्योंकि दोनों को आपने अलग अलग कर दिया, अलग दिशाओं में भेज दिया। और अगर नहीं तो बात के ही गुण सामान्य हो गए, तो बात के गुण जहां भी हो, जो भी गुण हो उनके अगेंस्ट में कर देंगे तो आपको विपरीत गुणाई द्रव्य मारुता प्रशाम्यति, अगर विपरीत गुण आप करेंगे तो द्रव्य क्या होगा, प्रशाम्यति, उसको शमन होगा उसका, वही उनको कहा। अब देखिए उसमें क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रुक्ष, उसके गुण में क्या था, रुक्ष, शीत था, लघु सूक्ष्म, लघु सूक्ष्म तो हाँ कॉमन है, क्योंकि लघु सूक्ष्म में आकाश का भी है और वायु का भी है, अग्नि का भी है। ठीक, और चल देखिए, चल इसका, चल और विशद और खर इसका गुण है बात के, तो उन्हीं के अगेंस्ट में जो गुण है देखिए, रुक्ष का स्निग्ध हो गया, बर्फ चिकनापन, शीत का उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लघु का गुरु हो गया, स्थूल का सूक्ष्म का स्थूल हो गया, चल का स्थिर हो गया, विशद का पिछिल हो गया। तो ये जो आपकी गुण है श्लक्षण, ये वाले गुण आप अगर कर देंगे तो क्या होगा, तो जो अगर बात बढ़ा हुआ है तो ये बात घट करके और ये चीज बढ़ा देंगे तो बात घट जाएगा। वही सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, बस उसको यूज करेंगे कि बात बढ़ा है तो बात के अगेंस्ट में जो आपका गुण हो दूसरे का विपरीत गुण, उसको बढ़ा दीजिए। प्रकोपित माने नाराज हो गया है वायु, वायु बिल्कुल अपने उसमें है, बात नहीं सुन रहा है। ठीक, तो क्या करेगा, शरीर को क्या करेगा, रूखा कर देगा, हल्का कर देगा, शीतल कर देगा, दारुण कर देगा, खर कर देगा, विशद छिद्रयुक्त कर देगा। तो अगर इनसे होगा, इनके अगेंस्ट में चिकना, गुरु, गरम, श्लक्ष, मृदु, पिछिल, ये कर देंगे तो आप क्या होगा, उनका जो है ये बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो वही उन्होंने बताया कि ये उसके बाद के सामान्य गुणों की जानकारी दे रहे हैं कि ये उसके गुण है, रुक्षता, शीतलता, हल्कापन, और इनके भौतिक गुण रुक्ष, सूक्ष्म, चल, खर, विशद है। रासायनिक गुण देता है कि योग आशुकारी माने बहुत तेज मूवमेंट है, योगवादी ऐड करता है रासायनिक गुण, और अचिंत्य शक्ति है, तो इनका मानसिक गुण उन्होंने बताया। लेकिन बहुत आपको यहाँ तक बात के सामान्य भौतिक गुणों पर अधिक ध्यान देना है, इसके आधार पर हम लोगों को कोई बीमारी आएगी तो हमको उनके गुणों के आधार पर पहचान करना है कि हमारा क्या है। शरीर में होने वाले नर्वस फंक्शन और शरीर और मन पर पड़ने वाले हार्मोनिक कार्यों के प्रभाव के अध्ययन से बात के उपरोक्त गुण स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक, ये तो वही बताया। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में रुक्षता, शीतलता, खरता होती है। थायराइड ग्रंथि अगर वो क्रियाहीन हो गई, मतलब कम फंक्शन कर रही है, हाइपो हो गई, तो उसी का प्रभाव होता है। तो इन्हीं को करना कि जो गुण आपको दिखाई पड़े उनके विपरीत गुणों को आप प्रभाव करेंगे तो आपकी हो जाएगी। अब वायु की प्रमुख विशेषताएं जो उन्होंने कहा है कि देखिए, वायु को जब आप पढ़ेंगे तो वायु और वात में बहुत अंतर नहीं है, जो वायु का गुण है वही वात का गुण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी रूप में आप समझिए। तो वायु क्या है, शरीर और यंत्र
शरीर के अवयवों का धारण करने वाला है और शरीर में रहने वाले प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान वायु की यही आत्मा है। वो 5 उसके वो है। तो ये कोई भी ऊंची नीची चेष्टाओं का नियामक है। कोई भी चेष्टा माने चाहे ऊपर जाइए, चाहे नीचे जाइए, चाहे सोचिए, चाहे विचारिए, सबके लिए यही नियंत्रक है। मन का प्रणेता है, मन को इधर उधर ले जाने वाला यही है। सभी इंद्रियों का प्रेरक है, यही इंद्रियों को कहता है कि मूवमेंट करो। इंद्रियों के अर्थों का अभिमान, अर्थ माने शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, बार बार अर्थ बोल रहा हूं ताकि इसको आप लोग हमेशा याद कर लीजिए। अर्थ माने शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनका अभिमान करने वाला है। इन्हीं को सब मूवमेंट कराता है, इन्हीं से समझता है, इन्हीं को, यही वायु की वजह से आपको समझते हैं। इंद्रियार्थ ज्ञान में कारण यही है, क्योंकि वायु ही आपको, वायु अगर आपको बैलेंस फॉर्म में है तो सारी इंद्रियों का जो ज्ञान है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन सब का ज्ञान आपको इसी कारण होता है। शरीर के सभी धातुओं को, देखिए धातुओं को अपने अपने कार्यों, वहां क्या था, वहां प्रवृत्त कराता था ब्रह्मांड में, वही यहाँ भी करा रहा है, अपने प्रवृत्त करा रहा है। शरीर को जोड़ने वाला है, योगवाही है, योग कर रहा है। वाणी का प्रवर्तक है, जो बोल रहे हैं वाणी के प्रवर्तक यही है। स्पर्श और शब्द का प्रकृति मूल कारण यही है, क्योंकि जब तक वायु नहीं होगी स्पर्श और शब्द को समझ ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड में कोई भी साउंड एनर्जी, जब तक आपका वायु नहीं है तो कोई शब्द दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता है। वही चीज है हमारे यहाँ भी, जब तक कोई कान आपका स्पर्श नहीं करे तब तक आपके अंदर वायु नहीं होगी। श्रोत और स्पर्श ज्ञान में वायु कारण है। हर्ष उत्साह का यही उत्पत्ति स्थान है। हर्ष हो रहा वाणी प्रवर्तक है, तो हर्ष उत्साह में भी यही है। अग्नि का यही प्रेरक है। जलने अग्नि कभी देखिए, कहते नहीं कि आप बिना ऑक्सीजन के कोई अग्नि जल नहीं सकती, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता, तो वही क्या, अग्नि के कारण जो वायु है ना, तो वायु जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी वो जल नहीं सकता है। स्पेस में कोई नहीं जलेगी। दोषों को सुखाने वाला है, दोषों को सूखने वाला, कपड़े सुखाता है, दोषों को भी सुखा दे रहा है। पराभौतिक, जैसे कपड़े भौतिक सूख सकते हैं वैसे दोषों को भी सुखा सकता है ये, बस वही है। शरीरस्थ मनों को बाहर निकालने में यही सहायक है। मूवमेंट यही है ना, गति, मूवमेंट यही है। स्थूल बड़े अंग छोटों का भोजन करता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देता है ना, यही तो कर रहा है। गर्भ में शरीराकृतियों का निर्माण यही करता है। वहां क्या हो रहा था, वहां सृष्टि का निर्माण कर रहा था। वही जो हम लोग कहते कि वहां निर्माण कर रहा है, वो कह रहा था ना कि हम यहाँ निर्माण करेंगे। ये देखिए ऊपर सबसे पहले आया था, उसी को यहाँ पर था कि जो भी ब्रह्मांड में हो रहा है और उन सबको कर रहा है, तो वहीं पर ये बीजों का गुण कर रहा था, तो वहीं बीजों का गुण यहाँ भी वही कर रहा है। तो इसलिए उसने कहा यही निर्माण करता है, ठीक है। और अकुपित माने कुपित नहीं हो, सम प्रकृति में, मतलब बैलेंस फॉर्म में है। वायु आयु का अनुवर्तक और पालन करने वाला, आपकी आयु को, आपके स्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए वायु है। बहुत बात सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसके तमाम हम लोगों ने वहां पढ़े थे, वही सब इसमें भी, ठीक है। वो जो वायु के गुण है वही नियंता है। देखिए 3rd नंबर, नियंता प्रणेता मनसा, ये बात मन का नियामक को प्रेरणा देने वाला है। मन को जिधर चाहता उधर ले जाता है, मन को इष्ट विषय में प्रवृत्त कराता है। जो आपका प्रिय विषय हो वही लगा देगा। ये वायु ही करेगा। अगर वायु नहीं आपके पास बैलेंस में है तो मन को इधर उधर भगा देगा, आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। फिर आप कह देंगे मेरा पढ़ने में तो मन नहीं लग रहा, मैं तो सेमेस्टर छोड़ रहा हूँ। अगर मन होगा, वही वायु अच्छी होगी तो मन को कहेगा पढ़ो। आत्मा मन इंद्रिय विषयों का संयोग होगा, उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा, तो ये उसमें भी यही कारक है। विषय का चिंतन करेगा, संकल्प का निर्णय करना, ये सब इसी के आत्मा संयोग होंगे। लेकिन ये जो जब तक वायु आपके पक्ष में नहीं होगी बात, तब तक आपको, और मन अगर ठीक, वो वायु ठीक हो गई तो क्या हुआ, मन को अनिष्ट विषयों से हटाकर, कोई कहेगा फिल्म देखने चलो तो कहेगा नहीं हम जाएंगे नहीं, हमको भी पढ़ना है। ये इस तरह काम करेगा, ठीक। समस्त इंद्रियों को विषयों में प्रेरित करता है। इसको पढ़ लीजिए, मतलब सारे चीजों में वाणी की प्रवृत्ति करने वाला। नंबर 8, वाणी की प्रवृत्ति करने वाला। हर्षोत्साह जननम
हर्ष उत्साह का कारण, अग्निकर्म को प्रदीप्त करने वाला, शरीर में उत्पन्न क्लेद आदि के दोषों को नष्ट करता है। कोई बहुत जल हो गया तो वायु की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। शरीर में उत्पन्न मलों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है यही वायु। इसीलिए हम लोग कभी जब उदाहरण कॉन्स्टिपेशन में तो दो को टोन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका कुल मिलाकर के, यानी आपको पित्त वायु ही वायु है, मतलब ये अविकृत वायु माने जो बैलेंस फॉर्म में है वो, उसकी बात करें। अब देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको आप समझ लीजिए कि समझने के हिसाब से है। ये ज्ञान यहाँ पर बहुत से ज्ञान भी है, ताकि दोबारा कोई पढ़ाएगा नहीं इसको, सेमेस्टर 2 के अलावा कहीं नहीं पढ़ेंगे आप इसको, समझेंगे कि आप वात पित्त कफ को बहुत बढ़िया जानते हैं। पित्त है पंगु, कफ है पंगु, पंगवो मल धातवा और वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत। कितनी बढ़िया बात कही। पित्त पंगु है, कफ पंगु है, मल धातु सब पंगु है। पंगु माने बिल्कुल हाथ पैर से लूले लंगड़े। तो क्यों? वायुना यत्र नियंते, जहां वायु चाहती है वहां सबको मेघवत, मेघ जैसे बादल को हवा यूं करती है तो मेघ जो है दौड़ने लगते हैं, वैसे वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, जहां उसको ले जाना चाहती है वायु वहीं पर ये मेघ की तरह दौड़ते चलते हैं। ठीक है, ये समझिए। तो पित्त इंपॉर्टेंट नहीं, कफ इंपॉर्टेंट नहीं, मल धातु इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो है वायु, वात। इसीलिए वात को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया। वात के विशिष्ट कर्म देखिए, वही चीजें हम लोग कह रहे हैं कि सभी ऑर्गन्स में गति, परिवर्तन, पोटेंशियल चेंज, पाचन, कैटाबॉलिक फंक्शन, एनालिसिस, डिसइंटीग्रेशन, मन में एनालिसिस जो करते हैं मन वाला, और ब्रेन ने कहा कि ये स्पर्श आया, इस स्पर्श में क्या करें, तो अगर वायु अच्छी नहीं है समझ ही नहीं आएगा, एनालिसिस नहीं कर पाएगा कि व्हाट टू डू। अगर वायु बढ़िया है तो कहेंगे कि नहीं, दिस इज बैड टच, स्लैप हिम। ठीक, ये एनालिसिस करने का पावर कौन दे रहा है? वात दे रहा है। एनाबॉलिक फंक्शन, सिंथेसिस, इंटीग्रेशन, जो आप पढ़ते हैं कि लीवर में ये सिंथेसिस हो रहा है, वो सिंथेसिस जब तक अगर बात आपका ठीक नहीं है तो वो लीवर सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये सब कह रहे हैं कि सारी चीजें हैं, लेकिन ये इनमें कुछ चीजें बात से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सब हमारे वात पित्त कफ के सही। देखिए, वात जो काम कर रहा है वो पित्त का भी काम कर रहा होगा, कफ का भी कर रहा होगा, कफ जो काम कर रहा है वो वात का भी कर रहा होगा, पित्त का भी कर रहा होगा। उसी सिद्धांत से ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ काम उसके फंक्शन है, वात के फंक्शन है, कुछ पित्त के होंगे। तो इसमें जैसे कैटाबॉलिज्म, पित्त का भी फंक्शन है, लेकिन वात सहयोगी नहीं रहेगा तो पित्त फंक्शन नहीं कर पाएगा। वात सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है इसमें, सब में, तीनों में। अब हम लोग उसकी बात कर रहे हैं 5 प्रकार के वायु। अब हम लोग आ गए कि हम वात पे जो चर्चा करें कैसे, तो उन्होंने कहा 5 तरह के। ठीक, प्राणोदान समानाख्य व्यानापान सपंचधा और देहम तंत्र ये सम्यक स्थानेश्व अव्याहता शरण। कह रहे हैं कि प्राण, प्राणोदान, प्राण प्लस उदान, समान, समान और समान, और उसके बाद क्या कहा? व्याना, व्याना, व्यान प्लस अपान, तो समान, व्यान, अपान, तो 5 हो गए ना, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ठीक, ये 5 प्रकार के हैं भेद, वायु के भेद, वात के भेद 5 प्रकार के हैं। और देहम तंत्र येते सम्यक, कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये 5 हैं, 5 भेद हैं, लेकिन ये वायु क्या करती है? देह रूपी शरीर को, तंत्र है, देह बिल्कुल तंत्र की तरह है, एक मशीन की तरह है, उस देह तंत्र को ये क्या कर रहे हैं कि ये बिना रुकावट के अपने अव्याहत माने कोई रुकावट नहीं है, अगर ये बिना रुकावट के ये उसको क्या करते हैं? सभी शरीर को संचालित करते रहते हैं। इस देह को, मतलब इस शरीर को संचालित करते रहते हैं, ये बिना रुके और अव्याहत गति चलते हुए ये सम्यक रूप से, मतलब बढ़िया तरीके से देह को धारण करते रहते हैं और देह को चलाते रहते हैं, संचालित करते रहते हैं।
देह को शरीर मशीन की तरह चलाते हैं ये, ठीक। अब देखिए उनका जगह प्राणवायु, तो प्राणवायु को इन्होंने मूर्धा, सिर, मस्तक, छाती, कंठ, जीभ और नाक, इतने आपको कहा। जीभ कहा, नाक कहा और सिर कहा और मस्तक कहा और उसका ये प्राणवायु। यहाँ पर इनके जो मेन आश्रय स्थान, ये नहीं कह रहे कि यहीं पर है, वो सब जगह रहेगी, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से रहती है। उदान वायु, इसका नाभि प्रदेश है, छाती में है, कंठ में है, नाक में है, 4 जगह है, ठीक। समान वायु कोष्ठ, आमाशय, पक्वाशय आदि, जो समान वायु कहाँ रहती है, जो आपके आमाशय स्टमक में रहेगी, और पक्वाशय हमारा जो है ड्यूडेनम वगैरह में वहां पहुंच जाएगी, ठीक। व्यान वायु हार्ट में, हृदय प्रदेश में, हार्ट के प्रदेश में और संपूर्ण शरीर में रहेगी। अपान वायु बस्ती, शोणी, मूत्रेंदी, जहां पर अधोवायु वाला जो एरिया है उस वहां पर जांघों में और वृषण में, इन सब में नीचे के एरिया में रहेगी, उसके लोअर बार पर कहा गया है। तो ये जो इन 5 का ये स्थान का, इनमें विशेष रूप से ये रहती है। अब पढ़िए कि शरीर में कुपित हुआ वायु अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर इनसे शरीर को पीड़ित करता है। अगर कुपित वायु है तो दोष है, ठीक, ये हम लोग मान रहे हैं। अगर कुपित है यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो विकारों को उत्पन्न करेगा और तब ये क्या करेगा, शरीर को पीड़ित करेगा, रोगी बना देगा। बल की कमी होगी, वर्ण की चेहरा आपका जो है, जो कांतिमय चेहरा है वो नहीं, कांतिमय नहीं दिखेगा। आप सांवले रंग के, अगर गोरे हैं तो सांवले रंग के हो जाएंगे। सुख और आयु की हानि होगी, आपको अंदर से दुखी रहने लगेंगे और आयु की हानि क्षरण अपने आप ही होगा। मन को प्रसन्न नहीं होने देता, डिप्रेशन में रहते हैं। सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश कर देगा, सभी इंद्रियां फंक्शन नहीं कर पाएंगी। मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो मन नहीं रहेगा तो इंद्रियां भी। गर्भों का विनाश कर देगा, यानी वहां भी कर देगा। गर्भस्थ प्राणी के शरीर को विकृत कर देगा, अधिक समय तक रोके रखता है और मन में भय, शोक, मोह, ठीक है भाई, वहां शरीर को विकृत कर देगा। जो गर्भस्थ है उसको मतलब ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और मन में भय, शोक, मोह, सारी जो मानसिक रोग वाले जो एलिमेंट हैं उन सबको शुरुआत कर देगा। और तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राणों का विनाश होगा। और अगर प्रकृतिस्थ है, प्रकृतिस्थ माने बैलेंस फॉर्म में है, तो देखिए क्या करेगा। प्रकृतिस्थ होगा तो क्या होगा, पृथ्वी को, वहां वाला जहां ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, हमारी नहीं ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पृथ्वी को धारण करेगा, अग्नि को प्रज्वलित करेगा, सूर्य चंद्र नक्षत्रों को निरंतर गति में रखेगा, बादल बरसेंगे, निरंतर बादलों में पानी बरसाना होगा, जल के स्रोतों को बहने के लिए प्रवृत्त करेगा, फूल और फलों को उत्पन्न करेगा। देखिए उद्भिदों, वृक्ष आदि जो वृक्षों भीतर है उनको अंकुर के रूप बाहर निकालेगा, ऋतुओं को ठीक से आने देगा, स्वर्ण आदि धातुओं के मान को व्यक्त कर देगा, बीजों में अंकुरण लाएगा, अनाज को बढ़ाएगा, ठीक है। और कोई भी जो भी विकार रहित कार्य है वो करेगा, ठीक। अब प्रकुपित वायु होगी फिर वही, तो अगर ये हो गया, अगर ये नाराज हो गया तो क्या करेगा, पर्वत शिखरों को तोड़ डालेगा, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देगा, समुद्रों को उत्पीड़ित कर देगा, समुद्र के बीच में हलचल मचा देगा, जो भूकंप आते हैं, जलाशयों को ऊंची ऊंची लहरों बना देगा, और क्या कर, नदियों के जल को प्रतिकूल दिशा में बह देगा, संपूर्ण भूमि को कपा देगा, भूकंपन जो होता है वो, बादलों को परस्पर टकरा देगा, गरजने के ध्वनि को पैदा करेगा, आकाश से बर्फ सब गिराएगा, तमाम चीजें, बहुत से बरसने लगते हैं ओले ऊपर से, वो यही सब है। 6 ऋतुओं के क्रम को बिगाड़ देगा, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, फसलों को स्वाभाविक रूप से होने न देना, प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोगों की हैजा महामारी, हम लोग का जो भी 2 साल हुआ ये वायु के कारण, पदार्थों का विनाश कर देना, चारों युगों का अंत करने वाले मेघ, सूर्य, अग्नि और वायु की विशिष्ट करना, ठीक है। तो ये जो इसके कार्य है, अब तो वायु के वर्णन में हुआ। वायु को पढ़ा रहे इसलिए ताकि आप समझ लें, ये दोबारा पढ़ने को आपको सेमेस्टर 2 के बाद नहीं मिलेगा। ये भगवान परम ऐश्वर्यशाली वायु ही प्रभाव सबके कारण है। देखिए भगवान के बराबर उसको मान लिया है,
नंबर 2 मतलब भगवान के बाद इन्हीं को मान रहे हैं। स्वयं अव्यय है, स्वयं विनाश रहित है, प्राणियों का उत्पत्ति और विनाश कारक है, सुख और दुख का कारण यही है। मृत्यु है, देखिए मृत्यु है, काल यही यम है, यही नियंता है, यही प्रजापति है, यही अदिति है। अदिति माने देवताओं की माता। विश्वकर्मा यही है, यही विश्वरूप है, विश्वरूप भगवान सर्वांग है, यही सब तंत्रों का विधाता करता है, यही पदार्थों में अणु छोटा, सबसे छोटा यही है। विभु यही, विभु ने सर्व मतलब सब शक्तिशाली। विष्णु यही है, पृथ्वी यही है, और लोगों को लांग कर सर्वत्र विचरण करने वाला भी भगवान है। मतलब इसको भगवान के बराबर परम ऐश्वर्यशाली मान लिया गया है। अब हम लोग प्राण वायु से शुरू कर रहे हैं। अभी समय है इन लोगों के पास, अभी समय है ना रंजन? अभी 15 मिनट समय है। अभी हम लोग वायु तो पढ़े, बहुत बहुत पहले से वो है। देखिए प्राण वायु कहा, अब देखिए इन्होंने कहा, अब वो आप पढ़िएगा उसको, एनाबिलिज्म वाला है। अग्नि अपने पाचन और अपचय कर्म द्वारा, पाचन अपचय माने डाइजेशन और वही कैटाबॉलिज्म, ठीक है, इनके द्वारा सोम अपने चय कर्म द्वारा, सोम ने कहा एनाबिलिज्म, अग्नि जो है, अग्नि का सोम है ना, अग्नि कौन है? अग्नि है सूर्य। सूर्य जो है कैटाबॉलिज्म कर रही है, और चंद्रमा क्या कर रहा है? एनाबिलिज्म कर रहा है। और वायु क्या कर रही है? डिफ्यूज कर रही है। तो तीनों के कर्म द्वारा सत्व रज तम मानसिक कर्मों को प्रभावित करने वाले गुणों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियों, शरीर का बाह्य जगत से संबंध बनाए रखने के कारण और भूतात्मा शरीर की चेतना कर्ता होने के कारण जीवन के आधार है और प्राण कहलाते हैं। इनको प्राण कहा गया। कौन सा प्राण है? अग्नि, सोम, वायु, 3 को ये कह दिया। और ये क्या करते हैं? सत्व रजतम प्रभावित करने वाले गुणों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां शरीर का बाह्य जगत से संबंध बनाते हैं और भूतात्मा शरीर की चेतना कर्ता होने का, भूतात्मा चेतना भी करता है क्योंकि जीवन के आधार है। तो ये सब प्राण की श्रेणी में आते हैं। मतलब प्राण वायु को कहा गया कि प्राण वायु का संबंध केवल आपके शरीर से नहीं है, बल्कि आपके शरीर के बाद भी जो बाहर जगत के जो और एलिमेंट्स हैं उनमें भी वो वायु भी है, और आपके शरीर के अंदर की वायु भी है, लेकिन बाहर की वायु भी कर रही है। तो वही उन्होंने उसका कहा कि क्योंकि सारे लोग हैं भाई, आपके मानसिक कर्मों को प्रभावित करने वाले भी तो कोई है, तो वो भी कभी एटमॉस्फेयर बिगड़ गया, गर्मी आ गई तो आपके बहुत गर्मी हो गया, तो ब्रेन का कुछ हो गया, तो मानसिक आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो भी तो कारण है। तो केवल शरीर का कारण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के साथ जो हमारा तादाद है, जो संबंध है, वो भी कारण है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड के साथ यानी प्रकृति के साथ हमारा तादाद होना चाहिए। ठीक, स्थान कहाँ है? स्थानम प्राणस्य शीर्षोरः कर्ण जीवाक्ष नासिका। तो क्या है? प्राण है। प्राण कहाँ है? स्थान का प्राण का, प्राण वायु का शीर्ष माने सर, कंठ, कर्ण कहा, पूरा माने छाती, कर्ण कहा, कान कहा, कर्ण भी कह सकते हैं, कंठ भी कह सकते हैं, जीवा जीव, अक्ष नासिका। तो ये जीभ, मुख, नासिका ये प्राण वायु के स्थान है। इन जगहों पर प्राण वायु रहता है। थूकना, छींकना, डकारों का आना, श्वास उच्छ्वास, आहार, भोजन को निगलना, और ये जो है बिगड़ना या पानी पीना, ये सब उसी के प्राण वायु के प्रमुख कर्म है। कर्म क्या है? ठीक, तो ये अब समझ जाइए कि कहाँ कहाँ रहता है और कहाँ कहाँ इसका काम क्या करता है वो है। और मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियों के शब्द स्पर्शादि विषय प्राण वायु द्वारा संचालित होते हैं। वही कहा गया सारे महाभूतों के और जो इंद्रियों के ये जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब का नियंता कौन है? यही प्राणवायु। तो ये प्राणवायु मन का नियामक है, प्रेरक है, संपूर्ण इंद्रियों को अपने अपने विषयों में परिचालन कराता है और हर्ष उत्साह का जनक है। ये हर्ष और उत्साह पद। तो अगर हर्ष नहीं हो रहा है, आपके जीवन में उत्साह नहीं आ रहा है,
तो आप समझिए कि वायु कहीं आपकी कमजोर है। ये अब देखिए बहुत बढ़िया वो है, कैसे करता है। हम लोग तो बाद में पढ़ रहे हैं कि जो हमारा विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, ये तो पहले से कह रहे हैं कि नाभि स्थित प्राण वायु हृदय का स्पर्श करता हुआ विष्णु पद अंबर आकाश, विष्णु पद को अंबर कहा गया है, आकाश कहा गया है, ठीक है। विष्णु का पद यानी विष्णु का आगार, विष्णु का जगह, विष्णु के रहने के, अंबर आकाश है, वहां के अमृत, अमृत को पीता है, पीयूष को पीता है, शुद्ध वायु को पीता है। क्या पीता है? वो अमृत कहा गया। पार करने की इच्छा से कंठ मार्ग से बाहर आएगा और इस पीयूष को पिएगा और फिर आपके अंदर लौट करके हृदय कमल का स्पर्श करता हुआ समस्त शरीर, जीवात्मा और जठराग्नि को प्राण जीवन प्रदान करता है। यानी प्राण वायु द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। समझ गए? उन्होंने कहा, कब का यह कहा हुआ है, जब साइंस डेवलप नहीं हुई थी, उन्होंने कहा नाभि में, उन्होंने कहा कि नाभि में स्थित है, लेकिन ये प्राण वायु क्या करती है, ये ऊपर उठती है, आपके हृदय कमल को स्पर्श करती है। हृदय कमल कहा, हृदय कमल को स्पर्श करती है, बाहर आती है और फिर ये क्या करती है, आकाश में जाती है। आकाश में क्या करती है, वहां का शुद्ध वायु लेती है, जिसको अमृत कहा, और अमृत करने के बाद आएगी और फिर कंठ मार्ग से आएगी और फिर हृदय को स्पर्श करेगी और फिर अपने जगह पहुंच जाएगी और समस्त आपके शरीर को, जीवात्मा को, जठराग्नि को जीवन प्रदान करेगी। यानी जठराग्नि जो हमारा स्टमक की HCl जिसको हम बोल रहे हैं, जठराग्नि जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अग्नि है, उसको प्राण जीवन प्रदान करेगी, उसको जीवन प्रदान करेगी। अगर जठराग्नि ठीक से नहीं है तो आपका पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी और आपके सारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र कोई ठीक नहीं है। तो ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या है, समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण, कोई भी नर्वस सिस्टम का फंक्शन होगा यही। समस्त ज्ञानेंद्रिय कार्यों का, वर्षा बंद कर लो, थोड़ा धीमे कर लो। समस्त ज्ञानेंद्रिय के कार्यों का प्रेरक है, फेफड़ों कार्य का कारक है, हृदय कार्यों कारक करता है और भोजन के निगलने क्रिया का संपादक यही है। और थूकना, छींकना, डका लेना, हिचकी, श्वसन रोग आदि से इसी संबंधित है। तो ये इसके प्राण वायु के असंतुलन के इतने लक्षण है। चिंता हो जाएगी आपको, चिंता हो जाएगी आपको, अनिद्रा हो जाएगी, उलझन हो जाएगी, सिरदर्द, तनाव हो जाएगा, रूखापन आएगा क्योंकि वायु कम हो गई है, हिचकी आएगी क्योंकि हिचकी को आधार लिया ना उन्होंने, सूखी खांसी, टीबी, सांस में आवाजें, पानी कमी, दुर्बलता, क्षय, कमजोर याददाश्त, पागलपन, अनियमित धड़कन, आवाज बनाना, ये सब प्राण वायु के लक्षण हैं। ठीक, तो ये प्राण वायु हम लोगों ने कहा आपको, और इसलिए इस पर हम लोग जो है आगे चर्चा आगे जारी रखेंगे। हम लोग चर्चा जारी रहेगी। चर्चा इसको जारी रखते हैं हम लोग, लेकिन ये है कि बस आप लोग पढ़ते रहिए।